एक मिनट रुकिए, थोड़ा वो चालू कर लेता हूं मैं भी अपना। हाँ बच्चों, जरा चेक करो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या भाइयों? जरा चेक करिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का? आशा करते हैं सारे बच्चे बहुत मस्त होंगे। लेक्चर नंबर 9 मोल कॉन्सेप्ट का लेकर के हम आए हैं। एक बार जरा फिर से चेक करके बताना, ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? कमेंट करके बताओ यस सर, ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर। बोलो भैया, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? मुझे दिख नहीं रहा है यार लाइव। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन 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 फाइन, ओके। तो बेटा आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 लेकर के आए हैं मोल कॉन्सेप्ट का। तो ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि हमको इस क्लास में क्या क्या डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए बच्चा, तो टॉपिक्स टू डील टुडे, आज हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आज बच्चा हमको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स देखने हैं, उसके बाद हम लोग स्टाइकियोमेट्री पढ़ेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन मैं आपसे बोल रहा था कि स्टाइकियोमेट्री हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो आज हम लोग सबसे पहले नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड पढ़ेंगे, देन हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में जानकारी लेंगे। देन वी विल बी कमिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट, फिर हम लोग एक्सेस रिएजेंट पढ़ेंगे, देन हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट को निकाला कैसे जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू हम ये सारी चीजें करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा। हर एक चीज आपको इस क्लास की क्लियर रहेगी, ठीक है? लेवल एकदम टॉप नॉच रहेगा। 11th वाले भी देख सकते हैं, 12th वाले भी देख सकते हैं, जेई वाले भी देख सकते हैं, नीट वाले भी देख सकते हैं, जेई एडवांस वाले भी देख सकते हैं, ठीक है बच्चा? और अगर कोई टीजीटी पीजीटी वाला बैठा है तो वो भी देख सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो आज हमको बच्चा ये सारे टॉपिक्स डील करने हैं। चलिए आइए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पहली स्लाइड पर पहले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो बच्चा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? मेरी बात को जरा समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक कंपाउंड है, लिखा है सॉरी CO2, ठीक है सर, इसमें मैं एक कार्बन, मैं अगर मुझे पता होगा कि CO2 कैसे बनेगा तो मैं कहूंगा सर एक कार्बन लाइए, 2 ऑक्सीजन लाइए, तो CO2 का एक मॉलिक्यूल आप बना लेंगे। आपसे बोलूं Fe2O3, तो इसमें Fe2O3 कैसे आया होगा? इसमें 2 एटम होंगे आयरन के और 3 एटम होंगे किसके? ऑक्सीजन के। इसका मतलब कुछ अगर हम कंपाउंड्स लिखते हैं जनरली, जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जनरल कंपाउंड, उसमें जनरली जो एटम्स होते हैं वो होल नंबर में होते हैं। जैसे कार्बन 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, फिर आयरन यहां पर 2 हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 हो गए। तो जब भी कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाए और उसमें लिखे हुए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मौजूद जो भी एटम्स हैं अगर वो होल नंबर में है तो हम उनको कहते हैं कि वो स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं। कैसे कंपाउंड्स हैं? स्टाइकियोमेट्रिक, मतलब उसमें स्टाइकियोमेट्री फिक्स है। किसी एटम का क्या बोलते हैं, हाँ, किसी कंपाउंड में कोई भी एटम का नंबर फिक्स है, किसी का 2 नंबर है, किसी का 4 नंबर है ना? जैसे कार्बन 2 है या फिर 1 है, वैसे आयरन 2 है या फिर ऑक्सीजन 4 है, तो नंबर फिक्स है, होल नंबर में है। तो हम ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे बेटा? स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो मेरा ये Fe2O3 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे? स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। अच्छा, अगर मैं इसमें जो एटम्स हैं, एटम्स के काउंट अगर मैं उसको होल नंबर के बजाय डेसिमल वगैरह में लेने लगूं, जैसे आप यहां पर गौर से देखिए, मैं इस स्लाइड को डिलीट कर देता हूं बेटा, ठीक है? आप इस स्लाइड को देखिएगा, यहां पर देखिए, ठीक है? Fe0.93O, Fe0.93O में अगर आप गौर से देखेंगे मेरे बच्चा, तो यहां पर जो आयरन है उसमें यहां पर 0.93 लिखा हुआ है, मतलब होल नंबर नहीं है। तो क्या ये स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड होगा? नहीं होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसका जो एलिमेंटल कंपोजिशन होता है वो होल नंबर या सिंपल नंबर के रेशियो में नहीं दिखाया जा सकता, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो आप इसका मोलर, ये क्या है? Fe0.93O, ये क्योंकि यहां पर होल नंबर में इसका आइटम आयरन का नहीं, तो हमने इसको क्या बोल दिया? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। अब इसमें इसका मोलर मास कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर मुझे लिखा होता FeO, तो FeO का कैसे लिखते हैं? एक आयरन का मोलर मास प्लस एक ऑक्सीजन का मोलर मास, लेकिन यहां पर 0.93 है, तो 0.93 को कैसे लिखेंगे बेटा? 0.93 इंटू 56, क्योंकि आयरन का होता है 56
तो 1 होता तो 1 इंटू 56 करते, तो 0.93 है तो 0.93 इंटू 56 56 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो प्लस मैंने 16 कर दिया ग्राम्स, यही इसका मोलर मास आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है सबको? बोलो भैया कहानी सबको क्लियर है? आगे बढ़े क्या? वैसे ये क्या है Cu 1.8 है, Cu2s आपने सुना है, तो वैसे ही Cu2s क्या हो जाता, जो Cu2s है बच्चा वो हमारा स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड हो जाता है क्योंकि वहां पर होल नंबर में था, लेकिन Cu 1.8s यहां पर हमारा जो कॉपर है वो होल नंबर में लाकर ना लेकर हमने उसको क्या ले लिया फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल, तो वो क्या कहलाएगा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। आप इसके लिए भी निकाल सकते हैं मोलर वेट। मोलर वेट अगर आप इसका निकालेंगे तो आप निकाल लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। वैसे मैं आपको इसका एटॉमिक नंबर बता देता हूं, सॉरी मास नंबर बता देता हूं, 63 होता है, 63.5, तो निकाल लीजिए क्या दिक्कत है, 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 63.5 निकाल लीजिए, प्लस एस सल्फर का कितना होता है 32, ये ग्राम में आ जाएगा आपका क्या मोलर मास ऑफ Cu2s। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इस स्लाइड को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं बेटा? आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टाइकियोमेट्री पर। तो स्टाइकियोमेट्री क्या है बच्चा? स्टाइकियोमेट्री समझिएगा, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, देखिएगा मैंने आपसे कहा कि ये N2 है, ये 3H2 है और इससे मुझे बनाना है अमोनिया NH3। मेरी बात को समझिएगा, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैंने मान लो इसका कुछ ग्राम लिया, मैं मोल्स वोल्स की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैंने मान लो तुमसे कहा कि मैंने इसका 40 ग्राम ले लिया, इसका 40 ग्राम, इसके मान लो मैंने तुमसे कहा कि 120 ग्राम, कुछ ऐसा मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे 80 ग्राम या फिर कुछ भी ग्राम मान लो। अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। तो 40 ग्राम N2 और 80 ग्राम हाइड्रोजन मिलाकर कितना अमोनिया बनाऊंगा मिलाकर मैं कितना अमोनिया बनाऊंगा। इसका मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास से, रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट का मास कितना बनाया जा सकता है, या फिर रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट का मोल कितना बनाया जा सकता है, या फिर एक रिएक्टेंट है तो इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए दूसरा रिएक्टेंट कितना चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या क्वांटिटी होगा कि वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए या फिर वो रिएक्शन ढंग से चले। तो उसी क्वांटिटी के एनालिसिस के लिए हम लोग जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, उसी को बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री। जैसे अगर आप गौर से यहां पर देखें तो मैंने आपके बोर्ड पर कुछ लिखा है N2 + 3H2 = 2NH3। यहां पर N2 के सामने कुछ नहीं तो मैं इसके सामने 1 लिख देता हूं। अब ये जो 1 है, ये 3 है और ये 2 है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपने N2 का 1 मॉलिक्यूल लिया होगा, हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल लिया होगा, तो आप अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल बना पा रहे हैं। मेरी बात को समझिएगा, ये क्या बता रहा है कि आपने कहीं ना कहीं 1 मॉलिक्यूल क्या लिया है, N2 लिया है, 3 मॉलिक्यूल ये जो लिखा है हाइड्रोजन गैस लिया है, तो उससे आप 2 मॉलिक्यूल क्या बना पा रहे हैं, NH3। अच्छा जरा समझिएगा, इसका मतलब अगर मुझे NH3 की क्वांटिटी पता करनी है, अमोनिया की क्वांटिटी पता करनी है, तो मैं इससे निर्धारित कर सकता हूं कि अगर आपने 1 मॉलिक्यूल N2 दिया होगा और 3 मॉलिक्यूल H2 दिया होगा तो 2 मॉलिक्यूल NH3 बनेगा। अच्छा अगर कोई मोल में पूछे तो, अच्छा जरा बताओ, मोल में अगर मुझे बताना होगा तो क्या मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि Na मॉलिक्यूल, Na एटम, Na मॉलिक्यूल, Na आयन क्या कहलाता है, 1 मोल के बराबर होता है। तो अगर सबको Na से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, Na मॉलिक्यूल ऑफ N2, ये क्या हो जाएगा 3Na मॉलिक्यूल ऑफ H2, ये क्या हो जाएगा 2Na मॉलिक्यूल ऑफ NH3। इसका मतलब मैं ये इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, Na मॉलिक्यूल ऑफ N2 को लिख दूं 1 मोल N2 NaH2, ये 1 मोल के बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 मोल हाइड्रोजन गैस, और यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 2, ये NaNH3 क्या होता है 1 मोल, तो 2 मोल NH3। इसका मतलब मेरे बच्चा गौर से देखिएगा, अगर मुझे मोल के रूप में क्वांटिटी को डिपिक्ट करना होगा, मोल के रूप में क्वांटिटी को डिपिक्ट करना होगा, तो कैसे बताऊंगा, मैं ऐसे बताऊंगा, गौर से देखिएगा। अगर मॉलिक्यूल होता तो 1 मॉलिक्यूल N2 का, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मिलाकर 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बनाते। लेकिन अगर मोल पर आऊं तो मोल पर देखिएगा सेम कहानी मोल में भी है, 1 मॉलिक्यूल N2, 3 मॉलिक्यूल H2, क्या बनाएंगे 2 मॉलिक्यूल NH2 बनाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं क्वांटिटी को बता पा रहा हूं, किससे, जो ये टर्म्स लिखे हुए हैं आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे। यही चीज है क्या, स्टाइकियोमेट्री। तो स्टाइकियोमेट्री किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए चाहिए होता है, जो कि आपके बोर्ड के सामने लिखा हुआ है।
ये देखिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल इक्वेशन। तो स्टाइकियोमेट्री क्या है? जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं मेरे जान, तो उसी को मेरे बच्चा, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्री बोलते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? अगला स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट की चर्चा किया जाए बच्चा। स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट की चर्चा करते हैं आपसे, सॉरी, ठीक है। जरा देखिए स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट क्या है। देखो स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट समझाता हूं आपको। क्या मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं एक बार कमेंट करिए, यस सर वी आर एसोसिएटेड विथ यू, हमें आपकी बातों को समझ में आ रहा है। देखिए स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट क्या है, लिखने पर मत जाओ, लिखा तो जो है वो समझा दूंगा, पहले समझ लो कि कह क्या रहा है जो लिखा हुआ पॉइंट है। देखो मैं सेम एग्जांपल लेता हूं आपके लिए समझाने के लिए। ये मैंने लिया, सपोज करो N2 है प्लस 3H2 से क्या बन रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। मैंने आपको बताया ये जो इसके सामने लिखा हुआ है हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बगल में पहले, वो क्या है? वो उसका कोफिशिएंट है। N2 का कोफिशिएंट है 1, H2 का कोफिशिएंट है 3 और NH3 का कोफिशिएंट है 2। ये जो कोफिशिएंट है ये बताता क्या है? ये जो कोफिशिएंट है वो ये बता रहा है कि आपको 1 मॉलिक्यूल N2 लेना पड़ेगा और 3 मॉलिक्यूल H2 लेना पड़ेगा, तो आप 2 मॉलिक्यूल NH3 बना पाएंगे। और क्या बताता है सर? और ये बता रहा है कि या तो आप 1 मॉलिक्यूल N2 लीजिए या तो 1 मोल N2 लीजिए। 1 मोल N2 लेंगे तो आपको 3 मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा? 2 मोल NH3 बनेगा। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, अगर आप इसका 1 मोल लेते हैं तो ये कितना लेना पड़ता है? 3 मोल, तब जाके NH3 कितना बनता है मेरे जान? 2 मोल बनता है। इसका मतलब अगर मुझे NH3 बनाना है, अगर मुझे NH3 बनाना है तो मुझे N2 और H2 को किस रेशियो में लेना पड़ेगा? N2 और H2 को मुझे 1:3 के फॉर्म में लेना पड़ेगा। मेरी बात को गौर से समझिएगा। अगर मुझे अमोनिया बनाना है कंप्लीटली, मतलब मैं ये चाहता हूं कि मेरे जितने भी रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए, कोई रिएक्टेंट बचे ना। अगर कोई रिएक्टेंट ना बचे तो उसके लिए मुझे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ N2 और NH3 लेना पड़ेगा। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ N2 और NH3 कितने होंगे? अगर मुझे पूरा कन्वर्ट करना है तो वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ N2 और N2 और H2 कितना होना चाहिए? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ N2 और H2 आपके 1:3 में होना चाहिए। मतलब कुछ भी आप N2 और H2 ले लीजिए, N2 और H2 आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन वो होने कैसे चाहिए? 1:3 में। 1:3 का मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको 20 मोल लेता हूं, मैं इसका 20 मोल लेता हूं, तो अगर मुझे टोटल NH3 में कन्वर्ट कर देना है, जितना भी N2 है वो टोटल NH3 में कन्वर्ट कर देना है, तो मुझे H2 कितना लेना पड़ेगा? 3 रेशियोज में, मतलब ये 60 मोल लेना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसका 10 मोल लेता हूं, तो 10 मोल अगर ये लूंगा तो टोटल NH3 में कन्वर्ट करने के लिए इसका टोटल NH3 में कन्वर्ट करने के लिए ये कितना मोल चाहिए होगा? 30 मोल, क्योंकि इसका 3 गुना। तो रेशियो, अगर आप रिएक्टेंट के मोलर रेशियो को फिक्स रखते हुए आप आगे बढ़ते हैं उनके मोलर रेशियो में, मतलब जितना मोलर रेशियो आपको NH3 बनाने के लिए चाहिए, अगर आप उतने ही मोलर रेशियो में रिएक्टेंट को लेते हैं तो हम इसी को बोलते हैं बच्चा, ये जो भी मेरा आ गया ये देखिए, तो मैं 1:3 का मोल लूं, मतलब N2 का मोल 1 लूं या 3 लूं, N2 का मोल 20 लूं या 60 लूं, N2 का मोल 10 लूं या 30 लूं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। मतलब ये वो अमाउंट है जिसमें रिएक्टेंट टोटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो कोई भी रिएक्टेंट बचेगा नहीं, केवल आपका प्रोडक्ट ही बचा रहेगा। तो ये फिक्स अमाउंट है। और ये फिक्स अमाउंट कैसे पता चलता है? जो आपका मोलर रेशियो आए, जिसमें आपके मोल का रेशियो पहले आप पता कर लीजिए कि कितने मोल के रेशियो में हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट बन रहा है। अगर उतने ही मोल के रेशियो में आपका मोल्स लिया गया है, चाहे आपने जितने मोल्स रखे हैं, तो अगर उतना ही मोलर रेशियो है तो हम ये कह सकते हैं कि वो सारे मोलर रेशियो क्या होंगे? स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। अच्छा, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट रिएक्टेंट के लिए चर्चा की जाती है, प्रोडक्ट के लिए नहीं। तो स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट रिएक्टेंट के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि ये टर्म ही रिएक्टेंट से आई है। क्या कि रिएक्टेंट्स पूरी तरह से खत्म हो जाए, ऐसा रिएक्टेंट लीजिए कि वो पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। जरा एक सेकंड बेटा, एक कॉल है, एक सेकंड लीजिए, होल्ड करना जरा। एक सेकंड वेट करिए।
हाँ बच्चों, सॉरी 2-4 मिनट के लिए आपको वेट करना पड़ा, असल में एक इंपॉर्टेंट कॉल थी तो उसी वजह से मुझे लेना पड़ा, अदरवाइज मैं क्लास के बीच में कॉल्स अटेंड नहीं करता हूं, तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। 2-4 मिनट का अगर आपको वेट करना पड़ा हो तो उसके लिए थोड़ा सा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना बच्चा, माफ करिएगा मुझे इसके लिए। सारे बच्चे जरा बताइए कौन कौन जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है इससे, ठीक है। चलो, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपसे क्या बोला, स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट अगर आप उतना मोलर रेशियो रखें किसी भी रिएक्टेंट्स का जितने में वो टोटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उस मोलर रेशियो में अगर आपने रिएक्टेंट्स को लिया है तो उसी रिएक्टेंट्स के अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट। ठीक है, क्या बोलो, समझ में आ गया। इस पेज में से अगर आपको कुछ लिखना हो तो लिख लो, वरना ये स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट मैंने लिख रखा है। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखिए स्टाइकियोमेट्री आपको समझ में आ गया। स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट देख लो, डेफिनेशन आपके सामने है, आप पढ़ूंगा तो अब तुम्हें क्लियरली समझ आएगा कि क्या लिखा हुआ है। देखो जरा, सब्सटेंस टेकन इन रिक्वायर्ड अमाउंट, तो जब आप किसी भी सब्सटेंस को किस में लेते हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट में लेते हैं। किस में लेते हैं बेटा, रिक्वायर्ड अमाउंट में, सच दैट ऑल रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर आपने जो भी सब्सटेंस लिया है, जो भी रिएक्टेंट लिया है, अगर आप उसको उतना ही रिक्वायर्ड अमाउंट में लेते हैं जितने में वो टोटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, उन्हीं रिएक्टेंट्स के अमाउंट को क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट। आशा करता हूं आप सब स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट समझ गए होंगे। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। देख लो, इसका एग्जांपल भी मैंने यहां पर दिखा रखा है, ये तो ठीक है, तो मैंने अभी आपको समझाया ही। ठीक है, ये देखो, इसका एग्जांपल एक और आपके बोर्ड में मैंने लिखा है, 2CO प्लस O2 से बनता है 2CO2। अगर मैं इसका 2 मॉलिक्यूल लेता हूं, जैसा कि यहां पर लिखा है 2CO का मतलब 2 मॉलिक्यूल CO लेना पड़ेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का लेना पड़ेगा, तो 2 मॉलिक्यूल या फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस बनेगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अगर मुझे ये बताना है कि कितना मोल किसका लिया जाए, तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर भैया इतना मॉलिक्यूल है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, उतना मोल आ जाएगा। तो वैसे ही 2 मोल CO को 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपका 2 मोल CO2 बन जाएगा। वो अलग की बात है। मतलब अगर आपने इतना, कितना मोलर रेशियो, अब देखो आपका जितना मॉलिक्यूल दिया हुआ था, इसका 2 मॉलिक्यूल और इसका 1 मॉलिक्यूल, जितने में आपका कंप्लीट CO2 बन रहा था, अगर आपने वही मोलर रेशियो फिक्स रखते हुए रिएक्टेंट्स जितना भी आपने रखा होगा, वो सारे स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट कहलाएंगे। देखिएगा, जैसे जब आपने इसका 2 मोल लिया, इसका 1 मोल लिया, तो भी मोलर रेशियो क्या है, 2:1। तो यहाँ पे मोलर रेशियो में पहले लिख देता हूं, 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मोलर रेशियो क्या आएगा, 2:1। तो अगर आप इसी में ले रहे हैं रिएक्टेंट्स के अमाउंट को, तो वो सारे स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट कहलाएंगे। जैसे देखो, यहाँ पे 2 मोल लिया, यहाँ पर 1 मोल, तो स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में है। यहाँ पर आपने 20 मोल लिया, जैसे इसका 2 था, इसका 1 था, तो ये जितना ये है उसका आधा ही है, तो ये 20 है तो उसका आधा 10, तो यहाँ भी 2:1 के रेशियो में है। क्या देखो, यहाँ भी 2:1 के रेशियो में है, यहाँ भी देखो 2:1 के रेशियो में। लास्ट वाले में देखिए, इसका 25 मोल लिया, इसका आधा है, 12.5 क्या है इसका आधा, तो यहाँ पे कितना लिया आपने, 2:1। तो अगर आपने रिएक्टेंट्स को उतने ही मोलर रेशियो में रखा है जितने में वो टोटल कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट। तो 2 मोल, 1 मोल, 20 मोल, 10 मोल, 25 मोल, 12.5 मोल, ये सब क्या है, दोनों रिएक्टेंट के क्या कहलाएंगे, स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट कहलाएंगे। मतलब यहां पर दोनों रिएक्टेंट किस में रखे गए हैं, स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में रखे गए हैं। बोले भैया समझ आ रहा है क्या, हयात साहब आप प्रेजेंट है, वेरी गुड। तो आपको स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट शायद समझ में आ गया होगा कि स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट क्या होता है। इस चीज को हमने आपको समझा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखो हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि मुझे जितना स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट चाहिए होता, मतलब जितने मोलर रेशियो में प्रोडक्ट टोटली कन्वर्ट, मतलब रिएक्टेंट टोटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता, अगर मैं उस मोलर रेशियो के अलावा रिएक्टेंट को रख दूं, जैसे मान लो मुझे चाहिए था ए का 1 मोल, बी का 3 मोल स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट, मतलब टोटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और मैंने दिया कितना, ए का 1 मोल दे दिया, बी का 3 चाहिए था, मैंने दिया बी का 2 ही। इसका मतलब मैंने स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में रिएक्टेंट को नहीं दिया है। अगर मैं स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में रिएक्टेंट को नहीं दूंगा तो होगा क्या, अगर मैं स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में रिएक्टेंट को नहीं दूंगा तो एक स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट से ज्यादा हो जाएगा और एक स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट से कम हो जाएगा। अब जो स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट से ज्यादा होगा वो क्या होगा उसका, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। आप इस चीज को ऐसे मुजबानी यानी कि वोकली आप शायद ना समझ पाए, तो हम इसको लिख के समझाते हैं आपको। देखिएगा, तो क्या स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट समझ में आ गया। स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट क्या है, रिएक्टेंट को उतना अमाउंट में रखिए जितने में वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। ठीक है, यहां पर ध्यान से दीजिए टोटली। देखो अब जैसे यही इक्वेशन है, 2 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 1 मोल ऑफ O2 फॉर्म्स 2 मोल ऑफ CO2। क्या बात समझ, यहां पे बेटा CO2 नहीं होगा, ये गलत लिखा है,
ठीक है, ये C होगा। 2 moles ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 1 mole ऑफ CO2 लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 moles ऑफ CO2। ठीक है क्या? अब जरा मुझे बताइएगा, ये जो 2 मतलब ये जो आपके रिएक्टेंट के बगल में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है नंबर, ये कौन सा नंबर है? इसी नंबर को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। अरे भाई मैथ में पढ़ते नहीं हो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो ये जो आपके वेरिएबल के बगल में जो नंबर कांस्टेंट लिखा होता है इसी को तो हम कोफिशिएंट कहते हैं। वैसे इक्वेशन में भी हम लोग यही करते हैं, केमिस्ट्री की इक्वेशन में भी यही है। तो जो आपके रिएक्टेंट के बगल में जो नंबर लिखा हुआ है वही क्या है? आपका कोफिशिएंट। बस यहां पर इस कोफिशिएंट का नाम क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां पर इस कोफिशिएंट का नाम क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बताता है कि आपके रिएक्टेंट के मोल्स कितना है या फिर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कितना है, जिससे प्रोडक्ट कितना बनने वाला है। इस बात को समझ गए क्या? तो आप स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या निकाल सकते हैं? मोलर रेशियो निकाल सकते हैं। अगर आपने उसी मोलर रेशियो में रिएक्टेंट को रखा तो वो स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में रखा है। अगर आपने उस मोलर रेशियो के अलावा रिएक्टेंट को रख दिया तो आपने स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में नहीं रखा है, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बचेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या चीज है। अभी मैं इस पे और चर्चा करूंगा कि कौन बच जाएगा कौन नहीं बचेगा। फिलहाल हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा, तो इसको समझिएगा जरा गौर से। मैं आपसे कहूं कि ये N2 है, ये 3H2 है, उससे मुझे बनाना है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब यह है कि रिएक्शन के पहले जो मोल रिएक्शन के पहले जो एटम्स थे टोटल, किसी भी आपके कंपाउंड में किसी भी एटम्स का जो टोटल काउंट था रिएक्शन के पहले, उस एटम का टोटल काउंट उतना ही होना चाहिए रिएक्शन के बाद। जैसे रिएक्शन के पहले है कौन? नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन के टोटल एटम्स कितने हैं बताओ? रिएक्शन के पहले नाइट्रोजन कितना है? N2 मतलब 2 नाइट्रोजन के एटम है। वैसे ही हाइड्रोजन के कितने एटम है रिएक्शन के पहले? तो हाइड्रोजन यहां पे देखो 3 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो 3 मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे। इसका मतलब रिएक्शन के पहले नाइट्रोजन के एटम 2 हैं, हाइड्रोजन के एटम 6 हैं। तो रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा? रिएक्शन के बाद देखिएगा, रिएक्शन के बाद 2 मॉलिक्यूल है NH3 का, 2 मॉलिक्यूल NH3, एक मॉलिक्यूल में 1 नाइट्रोजन। तो रिएक्शन के बाद नाइट्रोजन के एटम कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में 1, 2 मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम आ जाएंगे। हाइड्रोजन कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। तो जरा देखिए क्या रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो सेम है क्या? यहां पर देखो नाइट्रोजन के एटम 2 है, नाइट्रोजन के एटम 2 है, हाइड्रोजन के एटम 6 है, हाइड्रोजन के एटम 6 है। इसका मतलब अगर रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ एटम्स इंडिविजुअली बराबर है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? देखो तो ये था आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पढ़ लीजिए जरा इसको, देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं आपको रीड करवा देता हूं। देखो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स शुड बी सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। मतलब जितने भी वेरियस एटम्स हैं, अलग अलग एटम्स हैं, सबका नंबर पहले और बाद में, कब? रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में अगर बराबर है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। यानी कि जो इक्वेशन है वो क्या है बच्चा? बैलेंस्ड है। बोलो बेटा समझ आ रहा है क्या आपको? जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जरा कमेंट करके बताइए यस सर हमको समझ में आ रहा है। 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूं, तुम लोग भी पानी वानी पी लो भाई, मम्मी से मांग लो कि मम्मी पानी दो मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा ऐसा होता है ना कभी कभी घर पे कि जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो मम्मी पानी वानी मांगते हैं तो मम्मी दे देती है, लेकिन बाद में जब पानी मांगते हैं तो वही माता जी हड़काती है, जाके खुद ले लो, किचन में पानी रखा है पी नहीं पा रहे हो लेके। मतलब हम तुम्हारी नौकरानी हुए, दिन भर हम इतना सारा काम कर रहे हैं, ऊपर से हम फिर तुमको बड़का साहेब हुए हो, तुमको ला ला के पानी पिलाएं, कभी चाय पिलाएं, कभी तुम्हारे टेबल पे सब ला के रखें, है ना? ऐसा होता है सबके साथ। हाँ लेकिन वो माँ है, जब आपको पढ़ते देखेगी तो आपकी ग्रोथ के लिए वो आपको पानी दाना हर एक चीज करके देगी, है ना बच्चा? तो ऐसे ही आप लोग अपने माँ बाप का इज्जत करिए, सम्मान करिए, है ना? वो सम्मान अभी कैसे कर सकते हो? पढ़ाई करके, पढ़ो बस, ठीक है? शिक्षा लो, एजुकेशन लो, यही आपका रिस्पेक्ट है उनके प्रति, ठीक है बेटा? जो समय बचे थोड़ा बहुत उनसे बातचीत करो, क्या फील करते हैं। अगर आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी भावनाओं को समझते हैं। कई बार हमको देखिए हमारे पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि वो हमारा बुरा चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं शायद वो हमारी चीजों को समझ नहीं पाते, हमारी बातों को समझ नहीं पाते। इसमें कोई बुराई नहीं है। उनका एरा और आपका एरा अंतर है बेटा, उनके एरा और आपके एरा में जमीन आसमान का अंतर। उनके समय में मोबाइल फोन मतलब उन्होंने सुना भी नहीं होगा शायद जब वो पैदा हुए होंगे, और आप
आप तो अब आजकल देखिए फ्लिप वाला मोबाइल फोन आ गया है ना, मोड़ के चलाओ, ऊपर से चलाओ, आगे से चलाओ, पीछे से चलाओ, हर जगह से चल रहा है ना। हम लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, सोचे कितना ट्रांजिशन आ गया है। आप मेरे सामने नहीं है फिर भी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, सोच कर देखो, क्या ये उनके जमाने में संभव था? नहीं था। तो वो संभव नहीं है ना कि हर वो चीज जो आप आज के जनरेशन को समझ रहे हैं वो समझ पाए, ठीक है। हाँ, आप प्यार से समझाएं, कई बार तो वो समझ जाते हैं, लेकिन अगर आप वो आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं तो अपना कार्य करिए, धीरे धीरे करते रहिए। द डे यू विल बी स्टार्टिंग गेटिंग सम पॉइंट, मतलब आप कुछ ना कुछ पाना चालू करेंगे, थोड़ी सक्सेस, थोड़ा पैसा, तो शायद वो आपकी बातों को समझने लगे, आपको सपोर्ट करने लगे, है ना बच्चा। लेकिन आपकी अभी नैतिक मूल्य जिम्मेदारी क्या है? अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिस स्टेज पर हैं उसको कंप्लीट करिए। मतलब सर, मतलब अगर आप 12th में हैं तो आप 12th को गहराई से पढ़िए, इसके बाद सोचिएगा क्या होगा, है ना, आगे आपको क्या करना है। अभी मत सोचने लगो कि सर मेरा करने का कुछ तो और इच्छा है, मुझे घर वाले जबरी पढ़ा रहे हैं तो मतलब मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। नहीं, अगर आप जिस चीज को अभी आप टैकल कर रहे हैं उस चीज को छोड़कर भागेंगे तो आगे आप लाइफ में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। आपका जब भी आपको हार्डनेस फील होगी, कठिनाई फील होगी, तो आप उस चीज को भी छोड़कर भागेंगे। अभी कभी ऐसा करना मत। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमेशा चीजों को टैकल करिए, हमेशा चीजों को ध्यान से आगे बढ़िए। इसका मतलब यह है कि बच्चा जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन हो उसको टैकल करने का प्रयास करिए, उससे लड़िए, है ना, ठीक है। चलो बहुत ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान देना नहीं चाहिए तुम लोगों को, नहीं तो तुम लोग सोने मुने लगोगे, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। ठीक है बेटा, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बता दी, जितने भी एटम्स हैं आपके किसी रिएक्शन में पहले, मतलब रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद अगर वो बराबर हैं तो ऐसी रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस्ड होगी। यहां पर मैंने N2+3S2 से लिख के बताया है, वो आप अभी मैंने आपको सिखाया भी, वो आपको सामने यहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। रिएक्शन के पहले नाइट्रोजन के 2 एटम है, ये देखो, हाइड्रोजन के 6 एटम है, ये देखो, और वैसे ही रिएक्शन के बाद भी जो प्रोडक्ट है उसमें भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, 2 नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन के 3 to the 6 एटम्स है। तो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद बराबर है, इसलिए रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आइए, यहां से थोड़ा हमारी कहानी चालू होती है, जिसको हम आगे केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, बहुत सारी जगहों को यूज करने वाले होंगे। तो अब आपको स्टाइकियोमेट्री को तरीके से समझना है कि मतलब कब किसका कितना मोल लेंगे तो कितना अमाउंट बन जाएगा। अगर मोल पता चल गया तो मास निकालने आता ही है, तो मतलब अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी कंपाउंड के, तो आप उसका मास निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अब आप जो स्टाइकियोमेट्री का एक्चुअल कहानी है कि अमाउंट कितना बनेगा वो बताओ मास्टर, तो अमाउंट कितना बनेगा उस चीज पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यहां से आपके फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो जाता है, क्योंकि ये पार्ट जिसको समझ में आएगा उसको केमिकल समझ में आएगा, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम समझ में आएगा, और आगे चलकर आपको हर एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर समझ में आएगा। इसका मतलब स्टाइकियोमेट्री समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक करके स्टाइकियोमेट्री आपको समझाना चालू करता हूं। जरा इस बोर्ड पर जो आपके लिखा हुआ है इसको समझिएगा। बोर्ड पर यहां पर क्या कहता है? अगर मैं एक मॉलिक्यूल N2 लेता हूं और 3 मॉलिक्यूल H2 लेता हूं तो 2 मॉलिक्यूल NH3 बनता है। या फिर इसको और कैसे पढ़ सकते हैं? मैंने आपको बोला स्टाइकियोमेट्री को आप मॉलिक्यूल के टर्म में भी पढ़ सकते हैं, मोल के टर्म में भी पढ़ सकते हैं। तो 1 मोल N2 लूं या फिर 3 मोल H2 लूं तो 2 मोल NH3 बनता है। ये एक आइडियल कंडीशन है। जो आइडियल कंडीशन है वो क्या है? 8:2:3, मतलब 1 मोल ऑफ N2 रिक्वायर्स 132 था ना, रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ H2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ NH3। तो ये आपका आइडियल रेशियो है। और इसी रेशियो में अगर आपने रिएक्टेंट्स को लिया है, मतलब रिएक्टेंट क्या है? 1:3 रेशियो में, रिएक्टेंट तो 1:3 के रेशियो में है ना। अगर आपने इसी रेशियो में रिएक्टेंट को लिया होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट। सेम है, मतलब आपका प्रोडक्ट टोटल कन्वर्ट हो जाएगा देन, ठीक है। देखिए अब हमको उसी हिसाब से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्जन करना है। जैसे देखिएगा, मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि रिएक्शन के पहले, बिफोर रिएक्शन 5 moles of N2 was given and 15 moles of H2 was given। तो बताइए NH3 कितना बनेगा? अभी ये बिफोर रिएक्शन, मतलब रिएक्शन चालू नहीं हुई है। जब रिएक्शन चालू नहीं हुई है तो बताना, रिएक्शन नहीं चालू हुई है तो प्रोडक्ट थोड़ी बनेगा, इसलिए प्रोडक्ट का कितना मोल होगा? 0 मोल होगा। अब अगर आपने 5 मोल N2 दिया है तो मुझे ये बताना है, अगर आपने 5 मोल N2 दिया है, 5 मोल N2 दिया है, 15 मोल H2 दिया है, तो NH3 बताना है कितना है। तो जरा मुझे बताइएगा गौर से। अगर एक N2 लेता हूं, पहले मैं इस इक्वेशन को पढ़ना सिखाता हूं। पढ़ेंगे कैसे? 1 मोल ऑफ N2 रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ H2 टू प्रिपेयर या फिर टू फॉर्म 2 मोल ऑफ NH3। बात समझ में आई?
ऐसे पढ़ेंगे आप, 1 मोल ऑफ N2 रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ H2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ NH3। तो अगर मुझको 1 मोल N2 में 3 मोल H2 दिया है ना, तो रेशियो क्या है 1:3, 5 into 15। देखिए क्या 1:3 के रेशियो में बिल्कुल, 5 1 5 5 3 15, इसका मतलब ये भी 1:3 के रेशियो में ही है। तो मतलब प्रोडक्ट कंप्लीटली बन जाएगा, रिएक्टेंट कुछ बचेगा ही नहीं। तो आफ्टर रिएक्शन जो हमारा रिएक्टेंट है वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको उसी रेशियो में रिएक्टेंट दे रखा है जिस रिएक्टेंट जिसमें पहले था, तो हमारे स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में दे रखा है, तो रिएक्टेंट टोटली 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट कितना बनेगा, अगर ये 1 मोल लेता हूं तो इसका 2 मोल बनता है, अगर ये 5 मोल लिया जाएगा तो इसका कितना मोल बन जाएगा 10 मोल। देखो ऐसे ही आपको आंसर निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन था, बोलो बात समझ में आया। तो ये दोनों ये 0 क्यों हो गए, क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में ले गए थे, और अगर रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में लिए जाएंगे तो वो प्रोडक्ट बनने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, इसलिए तो ये 0 है। अब आपने ये 10 कैसे निकाला सर, अगर मैं इसका 1 लेता हूं तो इसका 2 बनता है, तो मैं इसका 5 लूंगा तो इसका 10 बन जाएगा। अरे भाई इसका एक डबल बनता है ना, तो 5 से डबल 10। बोलो कहानी समझ में आ गई कि नहीं समझ आई आपको। तो सर आप कहोगे सर ये तो 3 वाले से भी समझाइए ना सर, तो सोच कर देखो किससे आसान है, 1 से आसान था कि 3 से आसान है। इससे भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सोच कर देखो, अगर मैं 3 से करता तो 3H2 से कितना बन रहा है 2NH3। तुम कहोगे सर इससे करके समझाइए, तो 1H2 से कितना बनता है 2/3NH3। तो सोचो H2 कितना दिया हुआ है 15, तो 15H2 से कितना NH3 बन जाएगा, तो 2/3 गुणे 15 क्या जाएगा, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। देखो क्या आ गया, क्या 10 मॉलिक्यूल्स या फिर 10 मोल्स ऑफ NH3। बोलो कहानी समझ में आ रही है मेरी जान, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं बच्चा, कैसे हम लोग कर रहे हैं। बोलो भैया समझ आ रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट करिए यस सर समझ में आ गया कि कैसे 10 मोल बना आफ्टर द रिएक्शन। बोलो चलो इसको मिटा देते हैं। अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, बोर्ड पर आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। पढ़ते कैसे हैं पहले तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, पढ़ते कैसे पता चल गया ना, 1 मोल ऑफ ये रिक्वायर्स इतना मोल ऑफ ये टू फॉर्म इतना मोल्स ऑफ ये। वैसे आप 5 मोल के लिए भी कर सकते हो, 5 मोल ऑफ N2 रिक्वायर्स 15 मोल ऑफ H2 टू फॉर्म 10 मोल्स ऑफ NH3। बोल सकते हो क्या, पढ़ना आ गया आपको। चलिए एक केस और दे रखा है, ये एक केस था आपका, एक केस में हमने निकाल दिया NH3 कितना होगा। दूसरा केस आपको दे रखा है, दूसरे केस में बिफोर रिएक्शन जो आपके मोल्स दिए हुए बेटा वो 20 दिए हुए हैं, और जो H2 के मोल्स दिए हैं वो 60 दिए हुए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि NH3 के मोल्स बता दीजिए। क्या अभी ये 1:3 में है क्या, देखो अगर 1:3 में है रिएक्टेंट तो हमारा पक्का जो प्रोडक्ट होगा वो उसके 2 रेशियो में बन जाएगा, मतलब इसका डबल बन जाएगा जो 1 वाला था। तो ये देखो 20:60 क्या हो जाएगा, ये 1:3 के ही रेशियो में है। अगर 1:3 के रेशियो में है तो पक्का प्रोडक्ट जो 1 वाला है उसके डबल 2 रेशियो में बनेगा। इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में आपने इसका 20 लिया था तो प्रोडक्ट इसका डबल बनेगा, 40 बनेगा। क्या अरे भाई 1:3 के रेशियो में अगर ये रहेगा तो प्रोडक्ट 1 का मतलब रेशियो 2 में बनेगा, तो ये 1 है तो ये 2, तो ये 20 है तो ये कितना बन जाएगा प्रोडक्ट 40। सोचो 1:3 मतलब स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में आपने रिएक्टेंट को ले रखा है, और अगर स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में रिएक्टेंट होता है तो वो प्रोडक्ट के कन्वर्जन में पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, मतलब आफ्टर द रिएक्शन ये 0 मोल हो जाएगा, 60 भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ये भी 0 मोल हो जाएगा। तो अगर आपने इसको 20 लिया था तो इसके डबल बनता है, डबल बनेगा तो ये जो है आपका NH3 कितना हो जाएगा 20 का डबल यानी कि 40 मोल्स आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या, आपने कैसे निकाला। तो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में अगर रिएक्टेंट है तो 0 हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बनते के मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद फाइनली वो 0 हो जाएगा, है ना। और जो आपका प्रोडक्ट है वो उसी रेशियो में फॉर्म होगा जिस रेशियो में पहले बन रहा था। बोलो बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझिएगा, ये कहानी मैंने कब बताई, ये कहानी मैंने तब की है जब स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में रिएक्टेंट दे रखा हो। स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट मतलब उसी रेशियो में दे रखा हो जिसमें वो होना चाहिए था। अगर ये स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में ना दे तब, ना देगा तब, अरे भाई अगर नहीं देगा तो क्या होगा, सोच कर देखो। अगर इसका 60 के बजाय मान लो 60 के बजाय 20 है तो इसका 60 चाहिए था, मान लो 50 ही देता तब कितना NH3 बनता। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आपको रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में ना मिले तब भैया क्या करिएगा। अगर आपको रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में ना मिले तो पक्का कोई ना कोई रिएक्टेंट कम हो जाएगा और कोई ना कोई रिएक्टेंट बच जाएगा। तो जो रिएक्टेंट कम हो जाएगा, रिएक्शन मतलब जो रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा वो कहलाए, जैसे जो रिएक्टेंट कम होने का मतलब क्या है, वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। जैसे मान लो, सुनना मेरी बात गौर से, अगर मान लो ये 60 था, अच्छा इसको मैं समझाता हूं आपको आगे, फिलहाल देखिएगा। मैंने आपसे कहा कि ये है N2, ये है 3H2, इससे बन रहा है
2NH3। मेरी बात को समझिएगा, इसका मैंने लिया कितना 20, तो इसका 3 गुना लेता हूं तो ये कितना 60। अगर इसका आपने 20 लिया 60 लिया तो ये कब t बराबर 0 मतलब इनिशियली, तो t बराबर t फाइनल, TF मतलब फाइनल, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1:3 के रेशियो में अभी भी है, तो 1:3 के रेशियो में तो स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में है तो 0 हो जाएगा। तो ये 1:3 तो ये 2:2 के रेशियो में बनेगा, ये 1 है तो ये 2 है, ये 20 है तो ये 40 बन जाएगा। ये तो ठीक है, ये तो कहानी हमने पढ़ ली। तो अगर आप इसको 20-30 देंगे तो कितना बन जाएगा, 20 और 60 देंगे तो 40। अब कहानी कब बदलती है? कहानी तब बदलती है साहब जब मैं आपसे कह दूं कि मैंने तो इसको दिया था 20, मान लो इसको दे दिया मैंने 40। अब बताइए ये कितना बनेगा, बताइए ये कितना बनेगा। तो अगर आपने 20 दे दिया, इसको 40 दे दिया, तो बताइए ये कितना बनेगा। या फिर मैं आपसे कह दूं, थोड़ा सा इसको और चेंज करता हूं, मैंने इसको दिया 10, इसको दिया 60, तो बताइए ये कितना बनेगा। बताओ जरा कितना बनेगा। अब सुनना गौर से, अभी तक की कहानी तो तुम्हारे लिए आसान थी, लेकिन अब सुनना, देखो कैसे इस चीज को टैकल करते हैं कि कितना बनेगा, उसको कैसे करते हैं हम लोग। ध्यान से मेरी तरफ ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा, तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। देखो अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं तो 1 मोल से किसका 1 मोल, ए का अगर मैं 1 मोल लेता हूं तो बी कितना बनता है 3 मोल ऑफ बी बनता है। अगर मैंने ए का 1 मोल लिया तो बी का 3 मोल बना। ध्यान समझिएगा, अभी यहां पर मतलब 1:3 के रेशियो में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बच्चा कि अगर मैं इसका 10 मोल लूंगा तो इसके 3 गुना बनेगा, 30 मोल बनेगा बी। अरे बोलो भैया, अगर आपने ए के 1 मोल से बी का 3 मोल बनाया है और अगर यहां पे आपने ए को 10 लिया है, ए को 10 लिया है, तो बी कितना बनेगा 30 बनेगा। जैसे N2 का अगर आपने 10 लिया है तो H2 कितना बनना चाहिए। या फिर ऐसे समझो कि अगर आपने कोई एक है, इसको N2 H2 हटा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए, थोड़ा सा एक बार और अच्छे से समझो इधर, थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से। चलो कर देते हैं A2 प्लस B2, या फिर ए बी रखते हैं। 1 molecule of A, 2 molecules of B, 3 molecules of B to form 2 molecules of C। ठीक है क्या? अब देखो मैंने आपको कहा कि मैंने इसका दे दिया 10, इसको दे दिया 60, तो बताइए ये कितना आएगा। अब देखिएगा जरा गौर से, अगर मैं इसका 1 लेता हूं तो इसका 3 लेना पड़ेगा, तब जाके वो 2 बनेगा, है ना। अगर मैं ए का 1 लेता हूं तो बी का कितना लेना पड़ेगा 3। तो अगर मैं ए का 10 लेता हूं तो बी का मुझे कितना लेना पड़ेगा टोटल ये बनाने के लिए, तीसरी भी चाहिए होगा। दिया कितना हुआ है 60, दिया कितना हुआ है 60, मतलब बी बहुत ज्यादा है भैया। अगर बी ज्यादा है तो बी बच जाएगा कि नहीं रिएक्शन में, बिल्कुल बच जाएगा। आप कहोगे मास्टर जी क्या पढ़ा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। सुनना मेरी बात, एग्जांपल देता हूं तुमको एक। सब लोग घर में दाल भात खाते हैं, बिल्कुल। अच्छा मान लो कि किसी के एक फिक्स अमाउंट, एक नॉर्मल नंबर लेता हूं, मान लो तुमको 1 कटोरी चावल खाने के लिए 1 कटोरी दाल की जरूरत है। अब किसी दिन मम्मी गुस्सा गई, बोली कि ये रोज खाना छोड़ देता है, आज इसको खाना नहीं मिलेगा। अब माता जी गुस्साई है तो आपको खाना तो नहीं मिलने वाला है। अब आप बहुत सब लोग खा पी लिए, अभी भी आपको खाना नहीं मिला है। अब आप सोच रहे हैं कि लग रहा है यार आज सही में खाना नहीं मिलेगा, क्या भूखे रहना पड़ेगा। तो अब आप मम्मी के पास जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मम्मी बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा कुछ दे दो ना। तो जब तुम मम्मी के पास ऐसे मुंह बनाकर जाते हो कि मम्मी थोड़ा सा कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है, तो माँ को दया जाती है। माँ सोचती है कि यार हमने तो सोचा था इसको खाना नहीं देंगे, लेकिन अब माँ तो माँ है, तो वो क्या सोचती है, क्या कहती है, अरे यार खाना भी अब तो मैंने लगभग मतलब खाना लगभग खत्म हो गया, मैंने तो आज सच में सोचा था कि आज इसको एकदम ही खाना नहीं दूंगी। लेकिन वो देखती है कि कुछ तो हो जो मेरा बेटा खा ले। तो वो देखी तो दाल तो 1 कटोरी इसको मिल गई कि चलो भैया दाल है, लेकिन जब वो चावल निकालती चावल आधा कटोरी ही मिला उसको। अब आपकी माता जी को चावल आधा कटोरी मिला, तो दाल तो 1 कटोरी अब आपको लाके दे दी, लेकिन बोली कि बेटा आज चावल आधा ही कटोरी, इसी से एडजस्ट कर लो। तो तुमने क्या कहा, माता जी मेरी दाल का अगर आप 1 कटोरी दाल देंगे तो मुझे 1 कटोरी चावल भी चाहिए। इसका मतलब अगर आप प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं तो आधा कटोरी चावल में आपकी आधा कटोरी दाल से ही काम चल जाएगा, आधा कटोरी दाल तो एक्स्ट्रा है। इसका मतलब जब भी आपको चीजें बैलेंस्ड नहीं मिलेंगी तो कोई तो पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे आधा कटोरी चावल तो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन आधा कटोरी दाल आप खा लेंगे, बाकी आधा कटोरी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। चाहिए क्या था, 1 कटोरी दाल में 1 कटोरी चावल चाहिए था, मिला आधा कटोरी चावल,
तो आधा कटोरी चावल खत्म हो गया, लेकिन आपको दाल 1 कटोरी मिल गई थी, ज्यादा मिल गई थी दाल, तो आधा कटोरी दाल बच जाएगी। तो जब भी आपको चीजें बैलेंस मात्रा में नहीं मिलेंगी तो जो कम रहेगा वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और जो ज्यादा रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। अब मेरी बात को सुनिएगा, इसी तरीके से केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती है, उसमें केमिकल इक्वेशंस होते हैं। केमिकल इक्वेशन में जब आप चीजों को बैलेंस मात्रा में लेते हैं तो हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में चीजें ली गई हैं, लेकिन अगर आप बैलेंस मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो हम कहेंगे स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में आप चीजों को ले नहीं रहे हैं। जब आप स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में चीजों को नहीं लेंगे तो कोई कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। जो खत्म हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाएगा उसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। मेरे बच्चे को आज लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट की कहानी समझ में आ गई कि अगर केमिकल इक्वेशन में आपने स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में चीजों को नहीं ले रखा है तो कुछ चीजें तो खत्म हो जाएंगी, एकदम 100% कंज्यूम हो जाएंगी, उनको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और जो चीजें स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में ना लेने की वजह से ज्यादा बच गई हैं उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियरली समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना करके हमारे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। बोलो भैया, क्या कहानी क्लियरली समझ में आ रही है आपको? एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, मैं इसको अभी आपको प्रैक्टिकली यहां पर लिख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप समझ गए हैं क्या? पानी पी लेता हूं, मुझे कमेंट्स चाहिए तुम्हारे। क्या तुमको एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट समझ, मतलब कुछ खोपड़ी में घुसी कि केमिस्ट्री में एक्सेस रिएजेंट कौन होता है और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, और वो कब मिलेगा? जब आप स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में चीजों को नहीं लेंगे तभी आपको एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट मिलेंगे। यस सर करो, वेरी गुड है साहब, भैया आपको समझ में आ रहा है? तो आपके कमेंट्स ही वो चीजें हैं जो यहां पर मैं अच्छा बताऊं, मुझे मैं तुम्हारा क्या देख पा रहा हूं, कुछ नहीं। व्हाट आई एम आई सीइंग, मतलब मेरे साथ तुम कैसे जुड़े हो इस कमेंट से, तो आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करेंगे कि हाँ इस बच्चे को समझ आ रहा है, इस चीजों को मैं इसको समझा पा रहा हूं, डिलीवर कर पा रहा हूं। ठीक है, तो आप कमेंट्स लगातार करते रहिए, तभी मैं आपको, मतलब लगातार का मतलब जब मैं आपसे बोलूं कि बच्चा बताओ क्या तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, लगातार का मतलब ऐसे नहीं कि फ्लो में बहाए जा रहे हो, ऐसा ना करो। तो लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है ये तुम्हें समझ में आया? अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं, जरा देखिएगा इस, अब बात को समझना। तो 10 यहां पर एक ए के लिए 3 भी चाहिए था, तो 10 ए के लिए 30 भी ही चाहिए, 30 ही चाहिए था। दिया कितना है आपने? 60। इसका मतलब उल्टा करके समझाता हूं, अगर आपने 30 दिया होता तो ये इसका पूरा 10 खा जाता, अगर आपने 30 भी रखा होता तो 10 ए को खा जाता। इसका मतलब अगर आपने 60 दिया है तो 60 में 30 भी तो है ही, तो वो पूरा 10 को कंज्यूम कर जाएगा। तो मतलब जब आपने इनिशियली ये दिया था t बराबर t0 पर, तो अगर t बराबर t फाइनल पर फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो यहां पर b का 30 था, तो b के 30 ने a के 10 को पूरी तरह खा लिया होगा, तो a तो पूरा खत्म हो गया होगा ना, और b कितना बचा होगा भैया? b उतना बचा होगा जितना वो कंज्यूम नहीं हो पाया है। कंज्यूम कितना नहीं हो पाया भाई? इस a के 10 ने b के 30 के साथ ही मिक्स, मतलब a का 10 b के 30 के साथ ही मिला होगा, तो b का 30 बच गया होगा, तो 60 में से 30 घटाइए तो b का 30 बच गया है। बोलिए ये बात समझ में आ रही है क्या? जो आपका देखिए एक 0 हो गया है, a टोटली खत्म हो गया है, जो टोटली खत्म हो जाता है मेरी जान उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो रिएक्टेंट में जो बच जाता है उसी को बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। उसी को क्या बोलते हैं बच्चा? एक्सेस रिएजेंट। अच्छा, क्या आप लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट को इस एग्जांपल से समझ पाए हैं? बोलिए यस सर समझ आ रहा है, बोलिए यस सर समझ आ रहा है। देखिएगा बच्चा, तो ए पूरी तरीके से खत्म हो गया, बी अभी 30 बचा है, जो बचा है वो एक्सेस रिएजेंट, जो खत्म हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट किससे बनाऊं सर? बी के रेस्पेक्ट में बनाऊं या ए के रेस्पेक्ट में बनाऊं? तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको आधा कटोरी ही चावल मिला है तो आप आधा कटोरी दाल से ही काम चला लेंगे, लेकिन अगर आपको 1 कटोरी चावल मिलता तो आपको 1 कटोरी दाल चाहिए होता। इसका मतलब जिसकी मात्रा कम रहेगी उसी के वही डिसाइड करेगा कि फाइनली आप कितना खाना खा पाएंगे। ऐसे ही रिएक्शन में जिसकी मात्रा कम है, जो लिमिटिंग है, वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना अमाउंट में बनेगा। इसका मतलब मेरा सी कितना बनेगा मेरी जान, मेरे बच्चों, वो इस बात पर निर्भर करता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। और लिमिटिंग रिएजेंट यहां पर बच्चों
ए है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ए है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ए है। तो सोच कर देखो, ए के हिसाब से आपका सी बनेगा। अगर ए के हिसाब से सी बनेगा तो अगर आपने ए को 1 दिया है तो एक ए से 2 सी बनता है। तो अगर आपने ए को 10 मोल दिया है तो ए के 10 मोल से सी का 20 मोल बनेगा। सी का कितना बनेगा बच्चों? 20 मोल बनेगा। सी का कितना बनेगा? 20 मोल। क्या आपको समझ पा रहा है? इसका मतलब एट टी फाइनल इनिशियली तो ये 0 रहेगा, लेकिन फाइनली ये कितना हो जाएगा? 20 मोल बन जाएगा, क्योंकि ए कितना है? 10 है। अगर यहीं पे वो बच्चा गलत कर देगा जो बी के हिसाब से बनाएगा। बी के हिसाब से अगर आप बनाते तो बी के देखो 3b से कितना सी बन रहा था? 2c। तो एक बी से कितना बनता? 2/3c है ना। आपको दिया कितना है? 60। तो 60 बी से कितना बन जाता? 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 30। तो 3 10 जा 30। तो यहां पर क्या आ जाता? 2 10 जा 20। हाँ जी, देखिए अरे बच्चा यहां 60 होगा ना, तभी तो मैं कह रहा हूं 60। देखो कई लोग कह रहे हैं सर आप तो 20 ही निकाल दिए, तो आप कैसे करें गलत? देखो सुनना गौर से, 3b से कितना बन रहा है? 2c। एक बी से कितना बनेगा? 2/3c। तो 60b, यहां पे आपको 60 मोल भी दे रखा है ना। 60b से कितना बनेगा? 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो 3 2 जा 6। तो 3 20 जा 60। तो कितना आंसर जाएगा? 20 into 2 क्या आ जाएगा? 40। ध्यान से देखो, अगर आप बी के हिसाब से निकालते तो सी कितना आता? 40। लेकिन एक्चुअली में सी बनेगा कितना? 20। इसीलिए आप गलती करेंगे। हमेशा प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा? जो लिमिटिंग होगा उसके हिसाब से, जो कम मात्रा में होगा उसके हिसाब से, ना कि उसके हिसाब से जो ज्यादा मात्रा में हो। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है क्लियरली सबको? आगे बढ़े। ये पेज हॉच है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये चीजें कर रखी हैं। ठीक है, इसको मैं आगे आपको और समझाऊंगा। इसको डिलीट करते हैं फिलहाल यहाँ। तो आपको लिमिटिंग रीजन समझ में आ गया बच्चों? आ जाओ, यहां कहां गया लिमिटिंग रीजन? ये रहा। हाँ, तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। वैसे भी यहां पर किसमें दिया रखा था? जो भी हमारा बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन था। बिफोर रिएक्शन अगर वो स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में दे रखा है तो आफ्टर रिएक्शन उसी रेशियो में प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट पर आते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका रिएक्टेंट स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में दिया है तो दोनों खत्म हो जाएंगे। मतलब दोनों खत्म हो गए तो लिमिटिंग, कोई लिमिटिंग ही नहीं है, दोनों बराबर मात्रा में थे। लेकिन अगर स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में आपने चीजों को नहीं दे रखा तो कोई पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और कोई बच जाएगा। जो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा उसी को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान से समझिएगा, एनी रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट या फिर एलआर। मतलब आपकी दी हुई रिएक्शन में जो पहले खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, अब ध्यान समझिए अगला पॉइंट, लिमिटिंग रिएजेंट इज कंज्यूम्ड 100% आफ्टर द रिएक्शन कंप्लीट्स। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है, वो रिएक्टेंट है जो 100% कंज्यूम हो जाता है जब रिएक्शन कंप्लीट होती है। अगला पॉइंट पढ़िए, लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइंस लिमिट और लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इसका मतलब जो प्रोडक्ट की मात्रा होगी उसको लिमिट या फिर डिटरमाइन कौन करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करेगा। बोलो कहानी समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, वही मैंने यहां पर लिखा है अगला पॉइंट, इफ रिएक्टेंट इज नॉट प्रेजेंट इन स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है तब रिएक्टेंट कंज्यूम्ड 100%। तो जो रिएक्टेंट 100% कंज्यूम हो जाएगा उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। और रिएक्टेंट हुज अमाउंट इज लेफ्ट, और रिएक्टेंट जिसका अमाउंट बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया भैया? आगे बढ़ा जाए, चलो। यहां पर आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है लिमिटिंग रिएजेंट पहचानिए, एक्सेस रिएजेंट पहचानिए और फाइनल मोल्स बताइए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तब। ठीक है, बता सकते हो क्या? लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट पहचान सकते हो क्या? चलो कैसे पहचानेंगे देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है N2 + 3H2 से 2NH3 बन रहा है। इसको पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने के लिए मैंने यहां पर लिख दिया है 1 मोल N2 रिक्वायर्स 3 moles H2 to form 2 moles of NH3। पढ़ने आपको आ गया। अब आपसे पूछा क्या? लिमिटिंग रिएजेंट पहचानिए। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानेंगे? देखो मोल्स कितना दिया हुआ है? इसका 5 दिया हुआ है। देखो इसके, अब मैं यहां पर बताता हूं, इसका 1 चाहिए था तो इसका 3 चाहिए था, तो इसका कितना बन जाता? 2 बन जाता। 1:3:2 का रेशियो था। अब अगर आपने इसका 5 लिया
इसका 5 लिया तो ये टोटल कितना कंज्यूम करता? 15 कंज्यूम करता। अब सोचो ये 5 था तो टोटल कंज्यूम कितना करता? बी के 15 को कंज्यूम कर लेता। अब बी दिया कितना हुआ है? 18। इसका मतलब बी 3 बच जाएगा। अरे भाई अगर आपने 5 लिया है तो ये 15 ही बी को तो 15 ही H2 को तो खा पाएगा। अगर आपने N2 को 5 लिया तो H2 कितना खा पाएगा? उसके 3 गुना 15 H2, तो मतलब 3 मॉलिक्यूल या फिर 3 मोल ऑफ H2 बच जाएंगे। तो जो बच जाएगा वो क्या है? एक्सेस रिएजेंट। इसका मतलब बच्चों ये वाला जो H2 दिया है वो आपका एक्सेस रिएजेंट है। और जो खत्म हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या आप एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानना सीख गए हैं क्या? बोलो भैया, एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट को पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? पहले पढ़ना सीखो। देन ये देख लो कि किसी एक से उसका कितना बन रहा था, तो इसके एक से इसका 3, तो उसके 5 से इसका 15, तो 15 ही, इसका 5 है तो इसका 15 ही खत्म हो पाएगा। तो ये 3 बच जाएगा। जो बच गया वही एक्सेस है और जो खत्म हो गया टोटली वही लिमिटिंग है। बोलो समझ आ गया? ठीक है, अब मुझे बनाना है प्रोडक्ट्स को, तो जरा बोलिएगा ये इनिशियली मुझे कितना दे रखा है बिफोर रिएक्शन? 5 मोल, और आफ्टर रिएक्शन पूछा है कितना होगा। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है आफ्टर रिएक्शन तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अरे भैया लिमिटिंग रिएजेंट तो पूरा खत्म हो जाता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन खत्म होने के बाद कितना हो जाएगा? 0। लेकिन एक्सेस रिएजेंट कुछ मात्रा में बचेगा, तभी तो हम उसको एक्सेस रिएजेंट बोल रहे हैं। कितना बचेगा? तो जरा देखिएगा 18 तो टोटल था, बचेगा कितना? तो माइनस कर दीजिए। कितना माइनस करेंगे? जितना खत्म हुआ था। खत्म कितना होगा? तो इसका 5 मोल दिया था तो इसका मतलब इसके 1 मोल से इसका 3 मोल खत्म होता है, तो इसके 5 मोल से इसका 5 × 3 मतलब 15 मोल खत्म होगा, है ना? और इतना ही मोल खत्म होगा। अच्छा बनेगा कितना? लिमिटिंग रीजन के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, तो इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो इसके 5 मोल से 5 × 2 मोल्स बनेगा क्या? अरे इसके 1 से इसका 2, इसके 1 से इसका 2, तो इसके 5 से इसका 10, 5 × 2, तो देखो कितना आ गया। तो जो आपका N2 है वो 0 मोल आ गया। जो आपका H2 है वो कितना बच गया? 18 में से 15 घटाइए, 3 मोल H2 आएगा, बचेगा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। और NH3 कितना बन जाएगा? 5 × 10 मतलब 10 मोल NH3 बनेगा। क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? बोलो भैया। हयात साहब कमेंट करिए। फराद बेहरा जी, क्या आपको समझ में आ रहा है? हाय 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 फराद जी, क्या आपको एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ रहा है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में स्टाइकियोमेट्री लिख के दिया है, आप उस स्टाइकियोमेट्री का रेशियो निकालिए, रिएक्टेंट के स्टाइकियोमेट्री का रेशियो। अगर उसी रेशियो में आपके रिएक्टेंट्स का मोल दे रखा है तो वहां पर वो दोनों को कहेंगे स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में रिएक्टेंट्स दे रखे हैं। और जब भी स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स में रिएक्टेंट दिए होते हैं तो वो टोटली कंज्यूम हो जाते हैं प्रोडक्ट बनने पर। लेकिन अगर स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में रिएक्टेंट्स नहीं दे रखे हैं तो वो टोटली कंज्यूम नहीं होंगे। एक उसमें से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, बाकी जो बचा है वो कुछ ना कुछ अमाउंट में बच जाएगा। जो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है, जो बच जाएगा वही एक्सेस रिएजेंट है। प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनाते हैं। मैंने आपको पिछली वाले में बना के समझा भी दिया था, क्यों प्रोडक्ट लिमिटिंग वाले के हिसाब से बना के समझाते हैं वो भी दिखा दिया था। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। देखो हमसे पूछ रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। व्हाट इज, इस क्वेश्चन में बताइए, ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है, उसमें आपको पूछा है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करिए और मोल्स ऑफ सी आफ्टर रिएक्शन, और पूछ रहा है कि जो सी का मोल्स बनेगा रिएक्शन के बाद वो बता दीजिए। 3 केसेस हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। तीनों केसेस में इनिशियल और फाइनल मोल्स हमको बताने हैं। ठीक है, बता लेंगे क्या? चलिए आइए एक एक करके बताते हैं। कैसे बताएंगे? सबसे पहले हमारा काम है लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानना। लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले देख लीजिए कि ये होना कितना चाहिए। देखिए आपका आइडियल रेशियो क्या है? आइडियल रेशियो है ए बी और सी का 2:3:4। यही आइडियल रेशियो है। क्या इसी रेशियो में चीजों को दे रखा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। 10:15 किसको सबसे पहले देखोगे? किसको? प्रोडक्ट रिएक्टेंट को देखोगे ना। तो रिएक्टेंट जितना होगा, अगर रिएक्टेंट का रेशियो सही है तो प्रोडक्ट उतना रेशियो में बनेगा ही। तो रिएक्टेंट का 2:3 होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट रेशियो 4 में बनेगा। तो देखो क्या रिएक्टेंट 2:3 में है क्या? काटो। 2 5 जा 10, या फिर सॉरी 5 से काटते हैं। 2 5 जा कितना? 5 से काट लो ना। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इसका मतलब देखो क्या रिएक्टेंट 2:3 के रेशियो में दिया है, तो प्रोडक्ट भी किसके रेशियो में बनेगा? 4 के रेशियो में बनेगा। इसका मतलब अगर आपने इसका 2 मोल लेता, अगर आप ए का 2 मोल लेंगे
तो सी का 4 मोल बनेगा। अगर आप ए का 1 मोल लेंगे तो अगर आप इसका 2 लेते हैं तो इसका 4 बनता है। 1 लोगों तो कितना बनेगा 4/2 यानी कि 2। अरे भाई 2 ए से कितना बनता है 4c बनता है। तो 1 ए से कितना बनेगा 4/2c यानी कि 1 ए से 2c बनेगा। डबल है ना, ए का डबल है सी, ए का डबल सी बन रहा है। तो अगर आपको स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में चीजें दे रखी हैं तो दोनों खत्म हो जाएंगे। दोनों खत्म होंगे तो फाइनल मोल क्या आएगा बोलो। तो बोलो भैया फाइनल मोल्स क्या आएंगे। यहां पर स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में दे रखा है ना 2:3 के रेशियो में, तो फाइनल मोल्स कैसे निकलेंगे, दोनों 0 हो जाएंगे। क्या स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में दे रखा है तो रिएक्टेंट टोटली खत्म हो जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा कितना, किसी एक के भी, जब स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में चीजें दे रखी है तो ए से भी निकाल लो या बी से निकाल लो, जिससे तुम्हें इजी पड़े। यहां पे मुझे ए से इजी दिख रहा है क्योंकि अगर ए का 1 मोल होता तो सी का 2 मोल बनता। तो अगर ए का 10 मोल है तो सी का कितना बनेगा उसके डबल यानी कि 20 मोल बन जाएगा। क्या ये आ गया आपका फाइनल मोल्स इन केस 1। आगे बढ़े। हयात साहब क्या आप मौजूद हैं, कमेंट करिए यस सर। फराद बेहरा जी आप भी कमेंट करिए अगर आप लोग मौजूद हैं तो। चलिए आइए देखते हैं केस नंबर 2 में। देखिए ये तो वो कहानी थी जब स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। यहां पर जो मेरे रिएक्टेंट थे तो यहां पर रिएक्टेंट किसमें थे स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में थे। तो मैं यहां पर लिख दूं ए एंड बी प्रेजेंट इन स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट। तो ए और बी बच्चा मेरे स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में मौजूद थे, इसीलिए वो फाइनली रिएक्टेंट 0 हो गया और प्रोडक्ट बन गया। अब आइए अगला केस देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में इनिशियल मोल्स कितने दे रखे हैं देखना। केस नंबर 2 में बेटा जो इनिशियल मोल दे रखा है मुझे, देखो इधर इनिशियल मोल दे रखा है 20 इसका और इसका दे रखा है 40। तो जरा सुनिएगा मुझे गौर से, अगर इसका 1 मोल रहता तो इसका 1.5 मोल। देखो भैया पहले तो मैं तुमको समझा देता हूं मैंने ये लिखा क्या है। जैसे 2a को कितना b चाहिए था 3 b चाहिए था, तो 1a को कितना b चाहिए 1.5 b चाहिए है ना। c के लिए भी लिख दीजिए 2a को कितना c चाहिए था 4c, तो 1a को कितना c चाहिए होगा 2c। अरे भाई आधा करना पड़ेगा ना 2c। इतना कहानी समझ गए। मतलब अगर मैं 1a लेता हूं तो 1.5 b चाहिए और 1a लेता हूं तो 2c चाहिए, मतलब 2c बनेगा या फिर 2c चाहिए जो भी आप बोले। ठीक है। अब यहां पर गौर से देखिए रेशियो मुझे कितने का चाहिए था, ए और बी में रेशियो चाहिए था 2:3। कितना का रेशियो चाहिए था 2:3 का। तो मैं कहता कि वो स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में है। यहां पर क्या दे रखा है ये 20 है और ये 40 है, इसका मतलब 1:2 को रेशियो में दे रखा है। क्या मेरा रेशियो था कितना 2:3, ए और बी दिया कितना है 1:2। इसका मतलब स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में चीजें दी हुई नहीं है। और अगर स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में चीजें दी हुई नहीं है तो बाबा आपके लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस रीजेंट आएंगे, तो जो खत्म होगा वो एक्सेस हो जाएगा, जो खत्म होगा वो लिमिटिंग और जो बच जाएगा वो एक्सेस। अब आपको लिमिटिंग निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा लिमिटिंग देखो जरा, देखो सुनना गौर से देखिएगा। अगर इसका मैं 1 मोल लेता, किसका ए का, तो बी का कितना बनता 1.5। अगर भाई इसका 1 लेता, ये देखो ना इसका 1 लोगे तो इसका 1.5 बनेगा, यहां पे दिखा रखा हूं ना। इसके 2 से इसका 3 बनता है तो इसके 1 से 3/2 यानी कि 1.5 बनेगा। तो अगर इसका 1 लेता हूं तो इसका 1.5 बनेगा। तो अगर मैं इसका 20 लेता हूं तो इसका बनेगा कितना 20 × 1.5 मतलब कितना बनेगा करके देखो 15 × 30 यानी कि 30 मोल बनेगा। क्या सोचना गौर से, अगर मैंने इसका 20 मोल लिया होता, सॉरी अगर इसका 1 मोल लेता तो इसका 1.5 मोल कंज्यूम होता। मतलब 1 मोल अगर मैंने ए लिया होता तो बी 1.5 कंज्यूम होता, लेकिन मैंने लिया कितना है 20, तो बी कंज्यूम कितना होगा 30। इसका मतलब दिया कितना है 40। अरे भैया मुझे 30 ही कंज्यूम करना था। अगर आपने ए को 20 दिया है तो मुझे बी कितना चाहिए था 30 ही चाहिए था, उतने में ही काम हो जाता, लेकिन दिया कितना आपने 40। इसका मतलब बाबा, इसका मतलब जो मेरा बी है वो एक्सेस में है, बी एक्सेस में है तो ए क्या हो जाएगा लिमिटिंग हो जाएगा, और जो लिमिटिंग होगा वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मेरी जान आप ये समझ पाए हैं क्या कि कौन खत्म हो जाएगा। तो क्या मैं यहां से बोल दूं कि ये एक्सेस में है तो ये एक्सेस रिएजेंट है, जो खत्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और मेरा जो
क्वेश्चन चलेगा वो किसके हिसाब से चलेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से चलेगा। मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूं। ठीक है, तो देखो यहां पर लिमिटिंग कौन हो गया, ए, क्योंकि 20 से इसका 30 ही जाएगा, 10 बच जा रहा है, तो जो बच जा रहा है वो एक्सेस है, जो खत्म हो जा रहा है वो कौन है, लिमिटिंग है। तो अब जरा बताइएगा, अगर मैं इसका 20 ले रहा हूं, अगर मैं इसका 1 लेता तो ये कितना बनता, 2। अरे भाई अगर मैं 1 लूंगा ए को तो C2 बनेगा, 1 ए से 2C बनता है, यहां देखो मैंने लिख रखा है ना, 1 ए से 2C बनता है, तो लिमिटिंग कौन है, ए है। तो 20 ए से कितना बनेगा, 20 मॉलिक्यूल ऑफ ए से 40 मॉलिक्यूल ऑफ सी बनेगा, या फिर 20 मोल ऑफ ए से 40 मोल ऑफ सी बनेगा। तो फाइनली ये तो हो जाएगा 0। फाइनल मोल्स क्या हो जाएगा, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो जो लिमिटिंग है वो तो खत्म हो जाएगा, सी बनेगा कितना, सी लिमिटिंग के हिसाब से बनेगा, डबल बनता है सी, तो अगर ये 20 है तो सी बन जाएगा 40। सी कितना मोल्स बन जाएगा, 40। अब बी कितना बचेगा, बी बचेगा कितना, अब तो देखिएगा 40 माइनस कितना कंज्यूम किया आपने, अगर आपने 1 से 1.5 करते हैं तो 20 से कितना करेंगे, 20 गुणे 1.5 है, 20 into 1.5 मतलब 30। तो ये कितना आ जाएगा, 40, 30 होगा, 40 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 10। 40 माइनस 30 क्या हो जाएगा बच्चा, 10। यानी कि मेरे जो बी है वो 10 बचेगा, बी कितना बचेगा, 10। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, बी मेरा 10 बचेगा, ए मेरा 0 बचेगा, और जो मेरा सी है वो 40 बन जाएगा, तो 40 बन जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है बच्चों, हाँ या ना बोलिए भैया, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। अब हमको लास्ट क्वेश्चन दिया है, लास्ट क्वेश्चन में ये 8 है, ए को दिया है 8 और बी कितना दिया हुआ है 10, तो पूछ रहा है सी कितना बनेगा। अब देखो रेशियो कितना होना चाहिए था, 2:3, रेशियो निकाले है कितना, अगर आप इसको काटेंगे तो 2 4 जा 10 और 2 5 जा 10, इसका मतलब 2:3 तो नहीं है, होना कितना चाहिए था, 2:3। क्या 2:3 है, क्या नहीं, 4:5 अलग रेशियो है, इसका मतलब स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में नहीं है, स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में नहीं है तो पक्का लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अगर पक्का लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो ढूंढना पड़ेगा कौन लिमिटिंग है, आइए ढूंढते हैं। अच्छा ये मत सोच लेना कि जो यहां पर कम दिया है, ए 2 दिया है और बी 3 दिया है तो हमेशा ए ही लिमिटिंग होगा, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। अभी आपको इस एग्जाम्पल से समझ आएगा। देखो भैया, देखो जरा, मैं इसको अगले पेज पर कर दूं, इसको अगले पेज पर कर दूं, केस 3 को नेक्स्ट पेज में कर दिया जाए क्या, चलो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। क्या दिया हुआ है, 8 और 10, 2a 3b 4c। देखो मुझे दे रखा है 2a प्लस 3b से बन रहा है 4c। अब मैं नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूं, इनिशियल मोल्स कितने दे रखे हैं इसके, इनिशियल मोल्स मुझे दे रखे हैं बच्चों, देखो केस 3 कर रहा हूं मैं, केस 3 में इनिशियल मोल दे रखे हैं, ए के 8 और बी के 10। ये देखो ए के दे रखे इनिशियल मोल 8 और बी के दे रखे इनिशियल मोल 10। मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि फाइनल मोल्स बता दो मास्टर। फाइनल मोल्स बता लोगे क्या बच्चों, फाइनल मोल्स कैसे बताओगे, आप स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो निकाल लो। ए और बी का क्या रेशियो होना चाहिए, 2:3। क्या 2:3 में है क्या, 2 4 जा 10, 2 5 जा, सॉरी 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो यहां पर रेशियो कितना है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो है अभी वो क्या है, 4:5 है, 4:5 है, तो इससे मैच नहीं करता, तो इसका मतलब स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट तो नहीं है, तो पक्का कोई एलआर होगा, पक्का कोई एलआर होगा। अच्छा इतना मोल्स आपने दिया है तो इसका मतलब फिक्स है कि शुरुआत में तो सी 0 रहा होगा। अब एलआर कौन है, जो कम होगा। अब देखना 1 से पकड़ते चलो, देखना जरा गौर से, 2a को कितना भी चाहिए होता है, 3 भी, 1 a को 3/2 यानी कि 1.5 भी, कितना भी चाहिए। अब देखिएगा 1 a को कितना भी चाहिए, 1.5 भी। अब यहां पर 8, a कितना है 8, तो b कितना होना चाहिए ताकि पूरा 8 a कंज्यूम हो जाए, तो b होना चाहिए 8 गुणे 1.5 या फिर 8 गुणे 3/2, जो भी करिए, 1.5 का ही है, 3/2 एक ही बात तो है। तो 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12। इसका मतलब अगर यहां पर आपने 8 दिया होता और यहां पर आपने 12 दिया होता तो टोटली ए बी के साथ मिलकर सी बना लेता, तब ये किस रेशियो में आ जाता, 2:3 में।
तभी किस रेशियो में आ जाता, 2:3 में। इसका मतलब 8 मोल ऑफ ए को कम टोटली कंज्यूम होने के लिए 12 मोल ऑफ बी चाहिए था। दिया कितना आपने, 10। दिया कितना आपने, 10। उल्टा पढ़ता हूं, उल्टा सुनना। अगर तुमने 12 बी दिया होता, 12 मोल ऑफ बी दिया होता, तो वो 8 मोल ऑफ बी को कंज्यूम कर लेता। 12 मोल ऑफ बी कितने मोल ऑफ ए को कंज्यूम करता, 8 मोल ऑफ ए को। तो अगर तुमने 10 दिया है तो वो पक्का 8 से कम करेगा ना। अगर 12 लोग 8 लोगों को खा रहे हैं, अरे भाई अगर 12 लोग 8 लोगों को खा रहे हैं तो 10 लोग 8 लोगों से कम को खाएंगे। इतनी आसान सी समझ है। इसका मतलब आपका ये वाला जो मैटर है, ये जो आपने 12 से देखो होना कितना चाहिए था, 12 दिया कितना है, 10, मतलब 12 से कम दिया है, मतलब कम कौन है, बी कम है, तो बी क्या हो जाएगा, लिमिटिंग। 8 ज्यादा है, तो इसका मतलब इस बार लिमिटिंग कौन हो जाएगा, इसके रिक्वायर्ड मोल्स कितने थे, मैं यहां पर रिक्वायर्ड मोल्स लिख दूं क्या, रिक्वायर्ड मोल्स कैसे, सर अगर आप इसको 8 देते हैं तो इसका 12 चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं, ये 8 है तो ये 10 ही है, तो पक्का लिमिटिंग कौन दिख रहा है आपको, ये लिमिटिंग दिख रहा है क्या, जो कम है तो वो लिमिटिंग है। इसका मतलब एलआर कौन हो जाएगा, सीधा सीधा तुमको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, एलआर, लिमिटिंग रीजन। तो आपका बी हो जाएगा लिमिटिंग, और अगर बी लिमिटिंग है तो प्रोडक्ट बी के हिसाब से बनेगा, ना कि ए के हिसाब से। बोलो बात समझ में आ गई, बोलो भैया बात समझ में आ रही है क्या। तो लिमिटिंग कौन है, बी, तो प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा, बी के। तो मैं बी का कैलकुलेशन लिख लेता हूं, देखो बी का कैलकुलेशन कर लेता हूं। 3b से 3b को कितने ए चाहिए, 2 ए चाहिए। 3b को कितने ए चाहिए, 2 ए चाहिए। तो 1b को कितने ए चाहिए, 2/3 ए। अरे भाई अगर 3b को 2 ए चाहिए तो 1b को 3 उधर ले जाओ, 2/3 ए चाहिए। कितना समझ में आया। अब देखो जरा गौर से, 1b को कितना ए चाहिए था, सुनना, 1b को कितना ए चाहिए था, 1b को 2/3, तो 10b को कितना ए चाहिएगा, देखो कैलकुलेट किया जाए। 1b को इतना चाहिए तो 10b को कितना ए चाहिए होगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि 20/3a, 20/3a। तो सुनना, मेरे पास कितना ए है, 8, और कंज्यूम कितना हो जाएगा, 20/3 कंज्यूम हो जाएगा क्या। अरे भाई अगर इसके, सुनना, इसके 10 से इसका 8 बन रहा है, सॉरी इसके 3 से इसका 2 बन रहा है, तो इससे इसका अगर आप 10 लेंगे तो कितना, मतलब कितना कंज्यूम हो जाएगा उसके साथ ही, तो 8 टोटली तो नहीं कंज्यूम हो जाएगा, 20/3 कंज्यूम होगा। अगर 20/3 कंज्यूम हो रहा है, सुनो, इसके 1 से इसका 2/3 हो रहा है, तो इसके 10 से 20/3 होगा, तो 20/3 ए इसके कंज्यूम हो जा रहा है, तो बचेगा कितना, 8 - 20/3 ही तो बचेगा। बोलो भैया ये तो रिक्वायर्ड है ना, इसको मत देखने लगना, 12 से कैलकुलेट नहीं करेंगे, 12 तो रिक्वायर्ड था, दिया तो 10 ही था, तो कितना बचेगा, 8 3 जा 24 -20/3, बचेगा कितना मोल फाइनली, तो जो बचेगा वही हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, फाइनल मोल आ जाएगा क्या, जो बचेगा वही फाइनल मोल आ जाएगा। फाइनल मोल कितना निकल के आ जाएगा, 24 में से 20 घटा दीजिए, 3 4 तो 4/3, 4/3 मोल्स किसका आ जाएगा, ए का, इतना मोल बच जाएगा ए। बी तो लिमिटिंग था, तो बी कितना होगा, बी तो कहानी खत्म हो जाएगी ना, बी का कितना मोल आ जाएगा फाइनली, 0 मोल। अब सी कितना बनेगा, सी के कैलकुलेशन को करते हैं, सी का कैलकुलेशन करिए, करना किसके हिसाब से है, लिमिटिंग के हिसाब से। लिमिटिंग कौन है, बी, तो सोचना 1b को कितने सी चाहिए, देखो 3b को 4 सी चाहिए। अब सी बनाना है, किससे बनाना है, बी से। 3b को कितने सी चाहिए, 4 सी, तो 1b को कितने सी चाहिए, 1b से कितना सी बनेगा, ऐसा बोल लो, 1b से कितना सी बनेगा, 4/3 सी। तो मुझे बी दिया कितना है, 10, तो 10b से कितना सी बनेगा, 10b से 10 × 4/3 सी। अरे भैया सिंपल मैथ है, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो क्या हो जाएगा 40/3, तो इसका कितना मोल आ जाएगा, 40/3 मोल। फाइनली क्या निकल के आया आपका, ये आंसर आ गया आपका फाइनली क्या क्या बचा आपके पास, 4/3 मोल ऑफ ए, 0 मोल ऑफ बी, क्योंकि ये लिमिटिंग था, और ये आंसर आ गया आपके सी का 40/3 मोल ऑफ सी। कैसे निकाला गया है, आपके बोर्ड पर एक एक चीज लिखी हुई है, जो भी आपको इसमें से समझ में आए, लिखना पढ़ना हो समझ लो, लिख पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। पानी पी लिया जाए।
एक्सेस रिएजेंट मैंने बता दिया कि अगर आपको स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में चीजें नहीं दे रखी तो जो ज्यादा है वो बच जाता है रिएक्शन में, उसी को एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं, लिखा भी वही हुआ है। रिएजेंट प्रेजेंट इन द एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, इट इज मोर देन द स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट, तो स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट से ये ज्यादा होता है। और एक्सेस रिएजेंट ऑलवेज प्रेजेंट, एक्सेस रिएजेंट ऑलवेज सम अमाउंट लेफ्ट, तो ये थोड़ा स्टेटमेंट में गड़बड़ी है, इसमें मत जाना। एक्सेस मैं इसको फिर से लिख देता हूं, एक्सेस रिएजेंट हैव ऑलवेज रिएजेंट अमाउंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट में बदल के लिख देता हूं, आप लोग इसमें घबराइए नहीं, ये गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको सही कर देते हैं। तो एक्सेस रिएजेंट का कुछ अमाउंट बच जाता है जब रिएक्शन कंप्लीट होती है। एक्सेस रिएजेंट हैज सम अमाउंट लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन कंप्लीट्स, आफ्टर द रिएक्शन, तो मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो एक्सेस रिएजेंट का कुछ अमाउंट बच जाएगा। ये बात तो मैंने आपको पहले बता दी है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। इस पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते आगे बढ़िए। अब देखिए मैंने आपको ये बहुत डिटेल्ड वे में बता दिया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो ये थोड़ा सा मतलब माइंड लेवल, टफनेस लेवल ज्यादा रखेंगे तब आप इस हिसाब से निकाल पाएंगे। जैसे मैंने अभी तक ए और बी या फिर N2 दो ही रिएजेंट रखे थे, दो ही रिएक्टेंट्स रखे थे, तो आपके लिए इजी था कि चलो मैं देख लूंगा कि कौन सा कम हो रहा है और कौन सा ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर मैं 3-4 रिएजेंट रख दूं, 3-4 रिएक्टेंट रख दूं, तब कैसे करोगे? तब तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, लिमिटिंग रिएजेंट ही निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा कि कौन बच रहा है, किसके हिसाब से कौन कितना जाएगा, मतलब ये बहुत ही लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसके लिए कि स्मार्ट और मतलब छोटा मेथड है लिमिटिंग रिएजेंट के कैलकुलेशन का, उसके कुछ स्टेप्स हैं, आपके सामने वही स्टेप्स बता रहा हूं जिससे आप आसानी से लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में, थोड़े ही समय में। देखिए करना क्या है आपको, स्टेप्स आपके सामने, इस बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर इसको समझाता हूं। देखो कैसे करोगे बेटा, स्टेप्स क्या है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ एवरी रिएक्टेंट। तो जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है उसमें हर रिएक्टेंट का मोल निकाल लीजिए। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया है तो निकाल लो। जैसे मास वास कई बार दे देता है कि N2 का इतना मास है, H2 का इतना मास है, तो मास से मोल में कन्वर्जन आपको आना चाहिए, मैंने सिखा दिया पहले। तो अब यहां पर मास से मोल में कन्वर्जन ये सब सिखाने वाला नहीं हूं, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। कैलकुलेट मोल्स ऑफ एवरी रिएक्टेंट। दूसरा, अगर मोल्स में ही दिया हुआ है, स्टाइकियोमेट्री में दिया तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या कहता है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टू देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या आप स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जानते हैं? जी हां। जितना मोल दिया है वो जानते हैं? जी हां। क्वेश्चन में इनिशियल मोल्स तो देंगे ना। अब आपको करना क्या है, जो आपके इनिशियल मोल्स हैं उसको आप स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यही आपका दूसरा स्टेप है। तो आपको करना क्या है, आपको डिवाइड करना है। किसको किससे? मोल्स को डिवाइड, मतलब जो आपको मोल्स दिए हुए होंगे उसको आप डिवाइड करेंगे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। वही यहां पे लिखा है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जब आप ये करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब जब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी मोल्स अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, तो जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मेरी बात को गौर से समझिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले तो जो आपके कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं सबका मोल निकाल लीजिए। जब सबका मोल आ जाएगा या फिर अगर सबका मोल दिया हुआ है इनिशियल, तो मोल्स को डिवाइड कर दीजिए स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। जब आप मोल्स को स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो आपका कुछ आंसर आता है। जिसका आंसर, जिस रिएक्टेंट का आंसर सबसे कम आता है उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। आखिरी स्टेप वही कहता है, रिएक्टेंट हैविंग मिनिमम वैल्यू of the above expression is considered to as limiting reagent। इसका मतलब जो आपने above expression लिखा है, मतलब मोल्स अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में, उसमें जिसकी सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। बोलो कहानी समझ में आ गई क्या? आगे बढ़े। देखो एक एग्जांपल आपके सामने रखा है। मैं यही एग्जांपल तभी को मैं कैलकुलेशन से समझा रहा था, अब आप इसको और आसानी से समझ पाएंगे। कैसे? मोल्स अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। जैसे देखना, आपको N2+3H2 से 2NH2 दिया है। अब आपसे बोल रहा है कि इनिशियल मोल्स, अच्छा वैसे मैं आपसे ये बोल दूं कि इसका 1 मोल रहेगा और इसका 3 मोल, तो इसका 2 मोल बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। इनिशियल मोल्स मुझे दिए हैं, इनिशियल मोल N2 के 4 हैं, H2 के 14 हैं, तो पूछा है NH3 के कितने मोल्स बनेंगे फाइनली।
तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप मोल्स अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे, जिसका कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरकीब करते हैं। कैसे करेंगे, मोल्स कितने दिए हुए हैं, इसका 4 मोल दिया हुआ है, तो आप मोल्स अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करिए 4 डिवाइडेड बाई 1, 4 डिवाइडेड बाई, अरे 4 इसका क्या है, मोल है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो मोल बाय स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किया तो वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई। ठीक है सर, अगले रिएक्टेंट पर आइए, इसका मोल कितना दिया हुआ है 14, इसका मोल दिया हुआ है 14, तो 14 को डिवाइड करिए किससे, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो कितना है 3, 4 को 3 से डिवाइड करिए कितना आंसर आ जाएगा 3 4 जा 12, बचा कितना 2, कैरी 0, पॉइंट बढ़ा 0 उतारे, 3 6 जा 18, तो 4.66 के आसपास आंसर आ रहा है। अब देखो दोनों में से कम कौन सा है, कम है ये 4 कम है ना भैया, अरे भाई 4 कम है कि 4.66 कम है, 4 कम है 4। अब मैंने आपसे बोला मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करिए, जिसका आंसर कम आएगा वही लिमिटिंग होगा, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, N2 आपका हो जाएगा बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट, N2 यहां पर क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैं यहां पे इसको लिख दूं क्या, मेरा LR है N2, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है N2, तो रिएक्शन किसके हिसाब से चलेगी N2 के हिसाब से। अब मैं N2 का 1 मोल लेता हूं तो NH3 का कितना मोल बनता है 2 मोल, अगर मैं N2 का 4 मोल लूंगा तो NH3 का कितना मोल बन जाएगा 8 मोल, इसका मतलब फाइनल मोल मैं NH3 का लिख दिया मैंने 8 मोल। अच्छा N2 लिमिटिंग है तो N2 तो खत्म हो जाएगा, मतलब मेरा प्रोडक्ट और इसका मोल मैंने बता दिया। अब H2 का कितना मोल बचेगा, अब देखना इसका मैं 1 मोल लेता हूं तो इसका 3 मोल लेना पड़ता है ना, तो इसके 4 लिया, इसका मैंने अगर 4 लिया तो इसका कितना मिलेगा, इसका कितना लगेगा 12, तो बचेगा कितना 14 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 14 में से 12 घटाइए तो 2 मोल्स इसके बच जाएंगे। बोलो कहानी समझ में आ गई। तो फाइनल मोल्स आपको पता चल गए क्या, निकला कैसे, अब यही इतने आसानी से निकल गया कि आपको लिमिटिंग रीजन निकालने का तरीका पता चल गया। जो भी उसके मोल्स हैं उसको स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, जिस भी रिएक्टेंट का ये रेशियो सबसे कम आता है, आंसर सबसे कम आता है, वही लिमिटिंग रीजन हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है आज जी आपको, आगे बढ़े। चलो क्लास अब हमारी अंत की तरफ जा रही है, शायद थोड़ा ज्यादा आज क्लास हो गई, तो बस एक आध क्वेश्चन करा के खत्म करता हूं क्लास, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब बात आती है कि व्हाई डू वी कैलकुलेट मोल्स अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, मतलब हम लोग ऐसा करते क्यों है। देखिए एक तो ये है कि आपने कर लिया लिमिटिंग रीजन निकाल लिया, लेकिन हम लोग ऐसा मतलब क्यों कर रहे हैं कि इसी से हमको लिमिटिंग रीजन क्यों पता चल रहा है। सुन समझना मेरी बात को, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिया 2A + B से 3C, ठीक है, अब उसमें मुझे इनिशियल मोल्स दे रखे थे, इसका 6, इसका 3 और इसका 0, तो मैंने क्या किया, मोल्स अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकाला। मोल दिए थे 6, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था 2, तो 6/2 करते क्या गया 3, इसका मोल दिया था 3, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, 3/1 किया तो क्या गया 3। देखो 2 का भी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ गया, तो सॉरी A का स्टाइकोमेट्रिक मोल्स अपॉन स्टाइकोमेट्रिक का जो रेशियो है वो कितना आ गया 3, और B का भी मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कितना आ गया 3। जरा देखो यहां पर दोनों का मोल्स अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कितना आ गया 3, इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमको ये पता चल रहा है कि आंसर सेम आ रहा है, मोल्स अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब आपके जो भी रिएक्टेंट है वो किसमें दिए हुए हैं, स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में दिए हुए हैं, जो भी आंसर है वो किसमें दिए हुए हैं, स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में। तो हम लोग मोल्स अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्यों करते हैं, ताकि हमको ये पता चल जाए कि क्या हमारा स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में रिएक्टेंट दिया है कि नहीं दिया है। क्योंकि अगर आंसर बराबर आया तो हम ये जान पाएंगे कि हाँ हमारा जो रिएक्टेंट है वो दोनों किसमें है, स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में। लेकिन अगर आंसर बराबर नहीं आया तो किसी का कम आएगा किसी का ज्यादा आएगा, तो जिसका कम आएगा वो लिमिटिंग, जिसका ज्यादा आएगा वो एक्सेस। बोलो भैया बात समझ में आ गई क्या, ये चीज समझ में आई। तो हम लोग कैलकुलेट क्यों करते हैं, ये बात समझ में आया। तो ये कहानी थी, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड फाइनल मोल्स ऑफ C आफ्टर रिएक्शन कंप्लीट। तो हमको C का फाइनल मोल बताना है जब रिएक्शन कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा C के फाइनल मोल्स बताने के लिए, हमको अगर रिएक्शन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में दे रखी है, स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में दे रखी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, किसी के हिसाब से भी निकाल देंगे, A या B के किसी के भी हिसाब से। लेकिन अगर रिएक्शन स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में ना देकर किसमें दिया होगा, अगर स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में नहीं देगा तो स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में ना देने के बाद एक लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा, एक एक्सेस, तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से निकलेगा। तो पहले तो ये चेक करते हैं क्या स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में दे रखा है कि नहीं दे रखा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट कर दीजिए। मोल्स कितने दे रखे हैं 10, कोएफिशिएंट कितना है 2, आंसर कितना आ गया 5। इसका मोल्स कितना दिया है 12।
अपॉन कोफिशिएंट कितना है 3, तो कितना आंसर आ गया 4। देखो कम कौन सा है, ये 4 है, ये 5 है, तो कम कौन सा है मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, ये है। अच्छा ये बराबर दोनों का 5-5 आ जाता तो इसका मतलब वो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में चीजें थी। लेकिन अगर बराबर नहीं आया, अलग आया, अलग आने का मतलब एक कम एक ज्यादा, तो जो कम आया वही क्या हो जाएगा LR। इसका मतलब B कम आया है तो B क्या हो जाएगा मेरा लिमिटिंग रीजन। इसका मतलब जो मेरा C बनेगा, मोल्स ऑफ C बनेगा, वो किसके हिसाब से बनेगा, वो मेरा B के हिसाब से बनेगा। बोलो कहानी समझ में आ रही है क्या। अच्छा जरा देखो, तो मुझे C बनाना है, तो जरा बताना 3B से कितने C बनते हैं, 5C बनते हैं, तो एक B से कितने C बनेंगे, 5/3C बनेंगे। मुझे मोल्स दिया कितना हुआ है B का, 12 मोल दिया हुआ है, 12 मोल भी दिया हुआ है, तो टोटली खत्म हो जाएगा क्योंकि वो LR है। तो 12 मोल ऑफ B कितना C बनाएगा, 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 4 जा 12, तो 5 4 जा 20। इसका मतलब 20C बनेगा क्या, इसका मतलब जब फाइनल मोल्स हम निकालेंगे तो B तो टोटल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा C कितना मोल्स बनेगा, 20 मोल्स बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई। अच्छा इसी तरीके से आप ए का कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, ए का कैलकुलेशन कर सकते हो क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ए के लिए कैलकुलेट कर देते हैं, इसको रब कर दे। अच्छा जिसको लिखना है उसको लिख लो, फिर रब करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद ए का कैलकुलेशन कर देते हैं कि ए कितना बचा होगा। LR कौन था, B, तो पक्का ये एक्सेस रिएजेंट रहा होगा, मतलब ये कुछ ना कुछ अमाउंट में बचेगा। देखो कितना बचेगा, देखना मुझे 10 दिया था, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। 3B है तो 3B को कितना ए चाहिए था, टोटली 2A चाहिए था। 1B को कितना ए चाहिए होगा, 2/3A चाहिए होगा। तो मेरा B था कितना 12B, 12B को कितना ए चाहिए होगा, 2/3 इंटू 12, तो 3 4 जा 12 और 2 4 जा 8। इसका मतलब 8A चाहिए होगा क्या, इसका मतलब अगर मैंने 12B लिया हुआ है तो कितने ए को कंज्यूम करेगा, 8A को, 8 मोल्स ऑफ ए को कंज्यूम करेगा। तो सोचकर देखो मुझे मोल्स दिया कितना हुआ है 10, तो मतलब बचेगा कितना, 10 में से मैं 8 घटा देता हूं तो मतलब 2 मोल्स ऑफ ए बच जाएगा क्या, ये मेरे फाइनल मोल्स आ गए। फाइनल मोल्स ए के 2, बी के 0 और सी का 20। ऐसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। किसको किसको ये कहानी समझ आ रही है, ऐप साहब समझ आ रहा है आपको, बोलो बेटा। जिसको भी समझ आ रहा है, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे यस सर, और इसको थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को, ताकि आपको रोज टाइम पर वीडियो, टाइम पर नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाए। जब हमारी नोटिफिकेशन होती है उससे 10 5 20 मिनट आगे पीछे हम लाइव सेशन को चालू करते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा सेशन चालू होता है। तो आप नोटिफाइड रहेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि इससे 10-15 मिनट के रेंज में हमारा सेशन चालू हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और यहां पर हम इस आज के डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जरा गौर से देखिएगा। फाइंड फाइनल मोल ऑफ डी आफ्टर रिएक्शन कंप्लीट। तो डी का फाइनल मोल बताइए जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अच्छा अब देखो, अब तक तो 2 लोग थे तो ठीक था, अब देखो 3 आ गए, 2A 4B 5C। बोलो भैया अभी 4 लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कैलकुलेशन करने आ गया तो 4 5 लिख दूं, कितना भी आप समझ सकते हैं। अगर स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में चीजें दे रखी हैं तभी वो क्या होगा, रिएक्टेंट पूरी तरीके से खत्म होंगे और प्रोडक्ट किसी के भी हिसाब से लिखा जा सकता है। लेकिन अगर स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में चीजें नहीं दे रखी हैं तो जो लिमिटिंग होगा वो पूरी तरीके से खत्म होगा, बाकी कुछ ना कुछ बचेंगे, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग के हिसाब से रखा जाएगा। कब, जब चीजें स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में नहीं दे रखी। स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में निकालेंगे कैसे, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकाल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर रेशियो सबका बराबर है तो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में चीजें दे रखी है। लेकिन अगर मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं है तो इसका मतलब कोई कम होगा वो लिमिटिंग होगा, जो ज्यादा होगा वो एक्सेस होगा। आइए कर देखते हैं मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो। तो आपको इनिशियल मोल्स ये दे रखे हैं, तो इनिशियली ये क्या होगा, 0 होगा क्या, इनिशियली डी क्या होगा 0। तो डी का मोल बताना है मुझे, तो मैं फाइनल मोल यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालना पड़ेगा। मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो करते हैं, मोल कितना दिया हुआ है 3, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो कितना आ गया 1.5। ए का मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना आ रहा है 1.5। बी के लिए निकालते हैं, मोल है 5, कोएफिशिएंट है 4, तो आंसर कितना आएगा 5 5 और 1.25, तो ये 1.25 आएगा क्या, ठीक है। सी के लिए निकालते हैं, थोड़ा दूर दूर कर दिया क्या मैंने, चलो 8 डिवाइडेड बाय मोल्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट 5, तो करिए कितना आएगा 5 5, अच्छा कितना 5 हाँ ठीक है 8/5 में मोल्स 8 ही है, ठीक है 8/5 5 5 और बचा 4 पॉइंट बड़ा 0 तारे तो 1.8, ठीक है। तो ये आ गया कहानी आपका।
ठीक है क्या? अच्छा 3 बचा था ना, तो वही मैं कह रहा हूं 1.6 आएगा बेटा, 1.6। ठीक है, चलो देखो, तो ये आपका मोल्स आ गया, मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो आ गया, एक का 1.5, एक का 1.25, एक का 1.6। और तो जरा बताइएगा सबसे मिनिमम कौन है? सबसे मिनिमम ये आपको दिख रहा है क्या? ये रहा सबसे मिनिमम, और जो सबसे मिनिमम होगा उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर दूं तो मेरा एलआर कौन होगा? ये होगा, ए हो जाएगा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो बात समझ में आ गई क्या? एलआर निकालने का तरीका समझ में आ गया? अगर सब बराबर होते तो किसी के हिसाब से भी डी बना देता, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में होते, लेकिन सब बराबर नहीं है, तो जो सबसे कम है वही क्या है? लिमिटिंग, और उसी के हिसाब से डी बनेगा। तो डी कितना बनेगा? देखो ए से डी में कन्वर्जन करते हैं, क्योंकि ए लिमिटिंग है, तो 2a से कितना डी बनता है? 3d। तो 1a से कितना डी बनेगा? 3/2d। ए दिया कितना है? ए 3 मोल दिया हुआ है, तो 3a अगर दिया हुआ है तो कितना डी बनेगा? 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितना बन जाएगा डी? 3 3 9, 9/2d बन जाएगा क्या? तो आपका फाइनल मोल्स कितना निकल के आ जाएगा? फाइनल मोल्स अगर ए आपका लिमिटिंग है तो ए फाइनल मोल्स में डी की बात करूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में डी पूछा है, इसलिए मैं बार बार सबका नहीं बताऊंगा, सबका निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। तो डी के फाइनल मोल्स क्या आ जाएंगे? 9/2 या फिर 4.5 मोल्स। बोलो भैया, ये आ जाएगा आपका फाइनल मोल्स डी का। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये लिमिटिंग था। बोलो, यहां तक की कहानी तुम लोगों को समझ में आ गई? अब ये बी और सी का निकाल, मतलब जो भी आपका बी और सी का मोल्स बचा होगा, लेफ्ट मोल्स, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहां पर समाप्त करते हैं। यहां तक जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, काफी लंबा लेक्चर था और बहुत ही कंसेप्चुअल लेक्चर था। मोल कॉन्सेप्ट का हर एक चीज, हर एक डिस्कशन हमने कंप्लीट किया। एक मिनट में चेक कर लो कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है आपका? लेट मी क्रॉस चेक। देखो, ये देखो, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि जरा क्रॉस चेक करवा दो। सबसे कम 1.5 थोड़ी था, 1.25 था। अरे यार भाई, 1.5, 1.25 और 1.6 सबसे कम कौन था? 1.5। मुझे भी क्लास खत्म करने के चक्कर में मैंने भी 1.5 को सबसे कम बोल दिया, इसीलिए आंसर डी का दूसरा आ रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार सही करिएगा, क्योंकि सबसे कम तो बेटा 1.5 है ना, तो इसका मतलब बी लिमिटिंग होगा। देखो गलती, देखो कितनी छोटी सी मिस्टेक हुई, इससे पूरा आंसर बदल गया। तो हम फिर से कैलकुलेट करते हैं। देखो एक मिनट, हम फिर से थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। देखो जरा, लिमिटिंग कौन है बेटा? बी लिमिटिंग है। लिमिटिंग रीजन कौन है? बी है, ए नहीं है। तो मैं यहां पर इसको आइडेंटिफाई करता हूं। यही गलतियां हैं, यही आपको भी देखनी। छोटी सी मिस्टेक थी जो मैं आइडेंटिफाई नहीं की। ऐसे ही आप लोग भी गलतियां कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। 1.25 छोटा होता है, 1.5 बड़ा होता है। ठीक है, चलो, तो लिमिटिंग रिएजेंट बी आ जाएगा, तो हमको बी के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा डी कैसे बनेगा? बी से। तो 4b से कितना डी बनता है? 3d। तो 1b से कितना डी बनेगा? 3/4d। ठीक है, हमको बी दिया हुआ कितना है? 5। तो 5b से कितना डी बनेगा? 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि 15/4। कैलकुलेशन मिस्टेक थी, कभी कभी हो जाती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो ये हमारा जो बी है वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो लिमिटिंग है, और ए और सी कुछ ना कुछ बनेंगे। डी कितना बनेगा? बचेंगे। डी कितना बनेगा हमारा? 15/4d बचेगा। 15/4 मोल्स ऑफ डी विल बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो आपको शायद लिमिटिंग रिएजेंट की पूरी कहानी समझ आ गई होगी बच्चों। हमने बहुत ही आराम से, बहुत ही पेशेंटली पूरा डिस्कशन किया है। तो अब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 10 में मिलेंगे। आशा करता हूं कि आपको यहां तक का सारा चीज समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो बता दीजिए। और जो बच्चे चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किए तो थोड़ा सा उसको देख लो भाई, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि तुमको टाइम टाइम पर चीजें मिलती रहे। ठीक है क्या? चलिए आइए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।